अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। आज के शो का आगाज़ करेंगे हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत और आलमी फोरम्स पर उनके बयान करदा अहम नकात से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में होने वाले नुकसानात की जानिब तवज्जो दिलाई, जिनकी मालियत 150 अरब डॉलर से भी ज़ायद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस जंग में 80,000 से ज़ायद कीमती जानें कुर्बान की हैं और ये मसला एक चैलेंज की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से ख़ास तौर पर मुतासर हो रहा है। ये वो चैलेंजेस हैं जिनका सामना करने के लिए आलमी बरादरी की यकजहती और ताउन की ज़रूरत है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी की। मालदीव के सदर के साथ मुलाकात में खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत की गई, जबकि बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ भी एक आला सतही मुलाकात शेड्यूल है, जो कि तकरीबन 4 साल बाद हो रही है। इसके अलावा बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ भी बातचीत मुतवक्के है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब तेज़ी से गामज़न है और आलमी सरमायाकारों को भी दावत दी कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी है और आलमी इदारे जैसे ब्लूमबर्ग पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। ये एक मुस्बत पेशरफ्त है जो पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी हैसियत को मजबूत कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले को भी अपनी तरजीहात में शामिल रखता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसराइल को निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्लकुशी बंद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में मसला फ़लस्तीन और कश्मीर पर भी इस हवाले से वो तफसील से गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में समिट ऑफ द फ्यूचर्स में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ़ायदा उठाना चाहता है और नई नस्ल के लिए सिक्योरिटी के मसाइल को भी एक ख़तरा करार दिया। उन्होंने आलमी मालियाती इदारों पर जोर दिया कि वो कमज़ोर ममालिक को माली रिलीफ फराहम करें। ये तमाम पहलू पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की समत का तयन करने में मददगार साबित होंगे और हम उम्मीद यही करते हैं कि आलमी बरादरी पाकिस्तान की आवाज़ सुनेगी और उसके साथ मिलकर इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मज़ीद काम करते हुए भी दिखाई देगी। इसी मौजू पर आगे चलकर हम मज़ीद भी बात करेंगे। भी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। 6 साल की उम्र के बच्चों की डिप्रेशन में मुब्तला होने की हैरान कुन वजूहात। सॉफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तानी टीम फतह के करीब। आईनी अदालत मजबूरी और जरूरत है बनाकर रहेंगे, बिलावल का ऐलान। आज का पहला मौजू एक इंतहाई अहम और हसास मसला है जो कि हमारी आने वाली नस्ल की जहनी सेहत से जुड़ा हुआ है। आज के दौर में डिप्रेशन की बीमारी सिर्फ बुजुर्ग अफराद तक महदूद नहीं रही, अब 6 साल की उम्र के बच्चे भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो कि ज़्यादातर वक्त मोबाइल पर वीडियोज़ और शॉर्ट्स देखने में गुजारते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। हम ये देखते हैं कि बच्चे जो अपने वक्त का ज़्यादा हिस्सा स्क्रीन पर गुजार रहे हैं, वो गैर सेहतमंद मवाद, तशहीरी मवाद और दूसरे लोगों की ज़िंदगियों का मवाजना करने में मुब्तला हो जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे खुद को उदास, नाकाम या फिर कमतर महसूस करने लगते हैं। जब बच्चे ज़्यादा वक्त स्क्रीन पर गुजारते हैं तो वो हकीकी दुनिया के समाजी रवाबित से भी दूर हो जाते हैं और इससे उन्हें तन्हाई और उदासी का एहसास होता है। ये मसला इस कदर संगीन हो चुका है कि हमें इसकी वजूहात को समझना है, इसकी रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। तालीमी दबाव भी इसमें एक बहुत अहम अंसर है। बच्चे जिस तरह के हम देखते हैं कि इम्तिहानात और दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ये उनकी जहनी सेहत पर भी मनफी असर डाल सकता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनमें तलाक है, माली मुश्किलात हैं या घरेलू तशद्दुद जैसी ख़ानदानी सूरतें भी बच्चों की सेहत पर गहरे असरात डालती हैं। हमें समझना ये चाहिए बच्चों की जहनी सेहत की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। वालिदैन और उसके साथ साथ असातिज़ा को भी चाहिए कि वो बच्चों के जहनों में मुस्बत सोच की अहमियत को उजागर करें। वालिदैन को ये कोशिश करनी है कि वो अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल है उसकी निगरानी करें, उनसे खुलकर बातचीत भी करें ताकि बच्चे अपने एहसासात का इजहार भी कर सकें। माइंड पावर ट्रेनर का जो किरदार है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को मुस्बत सोच, खुद एतमादी और अपने जज्बात को समझने में मदद फराहम करते हैं। ये तरबियत बच्चों की जहनी सेहत को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा कर सकती है। इसीलिए इसी मौजू पर मजीद बात करने के लिए माइंड पावर ट्रेनर अहमद रज़ा को, जो बच्चों की जहनी सेहत पर मजीद रहनुमाई भी करेंगे, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि जो माइंड पावर ट्रेनर का कॉन्सेप्ट है ये तो पाकिस्तान में भी उस तरह से है ही नहीं। सबसे पहले इसका फुकदान आप कितना देख रहे हैं? जी, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। अभी हम इस वक्त ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को अहमियत नहीं दी जाती, जहाँ सीखने और सिखाने का अभी उस तरह रुझान नहीं है।
अगर हम दुनिया से कंपैरिजन अपना करें तो मैं कहता हूँ 200 साल पीछे हैं। बहुत सी इंडस्ट्री के साथ वास्ता पड़ता है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में मैंने काम किया है, इसके अलावा बहुत से एजुकेशन सेक्टर में मैंने काम किया है। लेकिन एक इंतहाई दुखी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि हमारे अभी माशरे में सीखने और सिखाने का रुझान नहीं है। अगर आप किसी को ये कहें कि आप क्या मेंटल प्रॉब्लम है, आप मेंटली डिस्टर्ब मुझे लगते हैं, आप डिप्रेशन में लगते हैं, तो वो ये समझना शुरू कर देता है कि आप सीधे लफ्ज़ों में उसे पागल कहना शुरू कर दिया है। तो अभी हम सोसाइटी के हवाले से बहुत ही पीछे हैं कि हम अभी अपने आप को उस हवाले से डेवलप कर सकें कि जब हमें कहा जाए कि आपको एक महर नफ्सियात की ज़रूरत है, आपको डिप्रेशन से बाहर आने की ज़रूरत है। एक बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च ये है कि हर 3 में से 2 लोग डिप्रेशन का शिकार हैं और हर 3 में से 2 लोग जो उनके थॉट्स का पैटर्न है वो सुसाइड वाला है। यानी अगर उन्हें ज़रा बराबर आप मौका दें और एक जो पैटर्न है, जो इस्लामी बैरियर है उसको आप हटा दें तो एक लम्हे के लिए भी वो जिंदा रहना। और ये रेशियो जो है बड़ी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है इस वक्त हम देख रहे हैं। अच्छा, बच्चों के हवाले से हमने टॉपिक आज खुसूसी तौर पर डिज़ाइन किया है क्योंकि एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि जो मोबाइल फ़ोन का यूजेज है, टैबलेट्स का यूजेज है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये कितना उनकी ज़हनी सेहत पर असर डाल रहा है? अच्छा, जहाँ तक हमें बच्चों की तरबियत का सवाल है, बच्चों की नशोनुमा का सवाल है, तो उसमें हमें देखना ये पड़ेगा कि इस वक्त पाकिस्तानी सोसाइटी में हमारे मोस्टली बच्चे इमोशनली तौर पर भूखे हैं। जब आप इमोशनल भूखे हैं तो आपको शेल्टर भी चाहिए, आपको पनाहगाह भी चाहिए, आपको टाइम गुजारने वाला पर्सन भी चाहिए। अगर पर्सन नहीं मिल रहा, कोई आपको गैजेट चाहिए, आपको सोशल मीडिया चाहिए। तो जब हम अपने बच्चों को इस हवाले से देखते हैं तो हमारे बच्चे इंतहाई भूखे बच्चे हैं। यानी उनको तवज्जो नहीं दी गई, उनको टाइम नहीं दिया गया, उनको फोकस नहीं दिया गया। जहाँ टेक्नोलॉजी ने बेशुमार फ़ायदे किए हैं, दुनिया चाँद पे पहुँच गई है, ज़िंदगी इंतहाई कम्फर्ट जोन में चली गई है। मैं कहता हूँ वहाँ बेशुमार हमने मसाइल भी फेस किए हैं। उसमें सबसे बड़ा मसला हमारे बच्चों ने फेस किया है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। लाइफ की जो रेस है इतनी स्पीड से चल रही है कि हमारे बच्चे अंदर से शदीद तनाव का शिकार हो गए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपका 3 साल 4 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा इंतहाई डिप्रेशन का शिकार है तो ये बेजान नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अब हम ये देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन के इस इस्तेमाल के बाद भी बहुत सी ज़्यादा प्रॉब्लम अब रह रही हैं। बच्चे जो भी कंटेंट देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन में, उनकी ये कोशिश होती है कि उनको फिर वो घर पे भी ला के दिया जाए, और अगर किसी और बच्चे के पास वो चीज़ देख लें तो फिर एक एहसास कमतरी का शिकार होना वो शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि जब आप बच्चों को मॉनिटर नहीं करते, जब बच्चों की निगरानी नहीं करते, जब आपके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो उनके हाथ में मोबाइल आ जाता है। और वो मोबाइल ऐसा है कि ऐसा आग का शोला है कि वो खुद भी जलेगा और साथ दाएं में सबको जला देगा। उसमें क्या होता है कि बच्चा सेंसर किए बिना, क्योंकि वो अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं कर सकता, उसके लिए अभी ये तमीज़ देना मुश्किल है कि मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद है, मेरे लिए क्या नुकसान। वो क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन क्या करता है अपने सबकॉन्शियस के अंदर फीड करता जाता है। आपके इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्लियर है कि पहले 7 साल बच्चा बादशाह है, और तमाम दुनिया के माइंड साइंसेस के लोग ये कहते हैं कि पहले 7 साल आप अपनी पूरी ज़िंदगी का 80% डेवलप कर चुके होते हो। अब बच्चा क्या इन्फॉर्मेशन फीड कर रहा है, किस तरह के लोगों को देख रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है, क्या सीख रहा है, वही उसकी लाइफ का पैटर्न बन जाता है। जब उसकी लाइफ का पैटर्न बनता है तो ना चाहते हुए अनकॉन्शियसली वो अपने अंदर कंपैरिजन पैदा कर देता है, वो अपने अंदर रेस शुरू डाल देता है, वो अपने अंदर कम्प्लेक्स का शिकार होना शुरू हो जाता है कि वो दाएं बाएं लोगों को कंपेयर अपने साथ करता है कि फलां का बेटा वो तो ऐसी लाइफस्टाइल जी रहा है और मैं ऐसी लाइफस्टाइल। अच्छा, इसका नुकसान ये होता है कि फिर बच्चा अपने आप को डिग्रेड करना शुरू कर देता है, डिवैल्यूएशन उसकी शुरू हो जाती है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद की नज़रों में गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ कंटेंट अब हम ऐसा भी देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिसकी वजह से ये भी हो रहा है कि बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं, या जिन बच्चों को बोलने में मसाइल आते हैं, आप समझते हैं ये बहुत बड़ी वजह है जो मुख्तलिफ शॉर्ट वीडियोस बनाई जाती हैं? अच्छा, इसमें मल्टीपल फैक्टर हैं एक बच्चे के लेट बोलने के, मल्टीपल। इसमें जेनेटिक फैक्टर भी शामिल है, इसमें पेरेंट्स का कोई मेडिकल इशू भी हो सकता है, लेकिन एक फैक्टर इसमें यह भी शामिल है कि वो स्क्रीन का बेजा इस्तेमाल, वो बच्चों की आइज़ पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। बच्चों की मेंटल हेल्थ देखें, जब सारा दिन आप गार्बेज अपने अंदर इन करते हैं तो आउट क्या होगा? बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है कि वही आप फीड कर रहे हो वही निकालोगे। बच्चा जब फीड कर रहा है तो वो वही निकालेगा
वही वो मुशाहिदा करेगा, वही वो ऑब्जर्व करेगा और वही आहिस्ता आहिस्ता अपने एक्शन के जरिए शो करना शुरू कर देगा जो वो देख रहा है। तो अभी पेरेंट्स को इस हवाले से इंतहाई अवेयर होने की जरूरत है, इस मामले को इंतहाई संजीदा। अच्छा, बहुत से लोग मैंने फिर ये देखा है कि नहीं बच्चे भी कार्टून देख रहे हैं या कोई इस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, लेकिन फिर बीच में जो एड्स चलते हैं वो भी बड़े अजीब किस्म के हो जाते हैं, उस पर तो किसी का कंट्रोल भी नहीं है, उस पर कोई हम देख रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी है ही नहीं। अच्छा, पहले 7 साल तक मेरे ख्याल में कि बच्चे को मोबाइल की जरूरत नहीं है, बच्चे को पेरेंट्स की जरूरत है, बच्चे को ऐसे पर्सन की जरूरत है जो उसके साथ बातें करे, बच्चे को ऐसे पर्सन की जरूरत है जो उसको ग्राउंड में लेके जाए, उसके साथ रनिंग करे, बच्चे को ऐसे पर्सन की जरूरत है जो उसके साथ गार्डनिंग करे, बच्चे को ऐसे पर्सन की जरूरत है जो उसके साथ प्लांट करे। तो यानी 7 साल तक जब आप ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे तो माजरत के साथ फिर आपको मोबाइल देना पड़ेगा, फिर आपके पास अल्टरनेटिव कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप पहले 7 साल अगर ये प्रोवाइड नहीं करते और उसकी असल ग्रोथ करवाते हैं तो फिर वही बच्चा इमोशनल स्ट्रांग होगा और वही बच्चा मार्केट में, सोसाइटी में, उस कंट्री में जाके कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। अच्छा अहमद, जैसे कि मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात कर लेते हैं तो कुछ पिछले 15-20 साल में हम देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा बढ़ा है। इससे पहले भी होता था, बच्चों को अगर टाइम नहीं मिलता था तो कोई गैजेट तो हमारे पास था नहीं, तब भी बच्चे किसी न किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ रहते थे। तो अभी ये इतना ज़रूरी क्यों हो चुका है? अच्छा, इसमें ये देखना है कि पहले लाइफ बड़ी सिंपल थी, लाइफ में इतना ज़्यादा, अभी आप क्या कर रहे हैं मुझे नहीं आइडिया था, आप कैसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन आज क्या है, हर एक क्लिक पे हमें पता चल रहा है मेरा हमसाया क्या कर रहा है, मेरा साथी क्या कर रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, वो कैसी लाइफस्टाइल जी रहा है। फिर जब मैं ये देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ तो मेरे पास वो सब कुछ नहीं है, तो मैं कम्प्लेक्स का शिकार होता हूँ, मैं स्ट्रेस का शिकार होता हूँ, मैं कंपेरिजन का शिकार होता हूँ, मैं अपने आप को डिवैल्यूएट करता हूँ। लेकिन 10, 15, 20 साल पहले, यानी जब ये टेक्नोलॉजी का इतना बूस्ट नहीं हुआ था, तब ये लाइफ में इतनी स्पीड से हमें चीज़ें आइडिया तक नहीं पहुंचती थी, हम तक नहीं पहुंचती थी, पहुंचते पहुंचते टाइम लगता था। इस वजह से कंपैरिजन कम था, कंपैरिजन कम था तो स्ट्रेस और तनाव भी कम था। ठीक है। अच्छा, टीचर्स आपको क्या लगता है कि वो स्कूल में किस तरह से बच्चों को इस इशू पर उनके साथ काम कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं? टीचर्स क्या कर सकते हैं? अच्छा, इसमें टीचर्स का मुझे ये लगता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है ना, मेंटल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो सबसे ज़्यादा टीचर को। मैंने बेशुमार स्कूल में पूरे पंजाब में मैंने, और मुझे कौम का मुरब्बी, कौम का मेंटोर, इसकी खुद की ये हालत है, ये बच्चे को क्या बनाएगा? देखिए, जब आप किसी लेवल पे खुद नहीं पहुंचे हुए तो आप किसी दूसरे को कैसे पहुंचा सकते हो? आपका लेवल ये है तो आप किसी दूसरे का लेवल ये कर सकते हैं, लेकिन जब आप ही उस लेवल पे नहीं है तो आप दूसरे को क्या कर सकते हैं? जब टीचर्स को आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो बेचारों की खुद बहुत बुरी हालत है। अभी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनकी मेंटल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनके स्ट्रेस को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, फिर जाके वो बच्चों पे इम्पैक्ट डालेंगे और बच्चों को एक मजबूत इंसान बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, माइंड पावर ट्रेनर जो हैं वो किस तरह से फिर बच्चों को लेकर चलते हैं, या अगर हम किसी बड़े की भी बात करें, बट स्पेसिफिकली तो हम ये देख रहे हैं कि जो 5 से 7 साल के, 8 साल के जो बच्चे हैं जो एहसासी कमतरी का शिकार हो रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? उनकी ज़िंदगियों में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? कौन सा ऐसा ट्रेनिंग प्लान है जो फिर आप उनके साथ शेयर करते हैं? इसके लिए मैं सबसे पहला पिलर जो आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर हमने बच्चों को प्रॉपर एक मजबूत बच्चा बनाना है, एक कंप्लीट इंसान बनाना है, पहला पिलर पेरेंट्स हैं। मैं कहता हूँ जितना फोकस हो सके पेरेंट्स की अवेयरनेस पर काम करें, पेरेंट्स को अवेयर करें, उन्हें बताएं कि आपके हाथ में जो है ये खाली बॉक्स है, इसको आप भर रहे हो, ये खाली कागज़ है जिस पर आप खुद लिख रहे हो। तो सबसे पहले ट्रेनिंग का जो पिलर स्टार्ट होता है वो पेरेंट्स से स्टार्ट होता है। उसके बाद पेरेंट्स के बाद स्टेप नंबर 2 में सेकेंड पिलर जो आ जाता है, फिर वो स्कूलिंग आ जाती है, वहाँ टीचर्स है, फिर हमने टीचर्स को अवेयर करना है। पिलर ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर ये है कि फिर हम सोसाइटी को अवेयर करें कि आपके जो बच्चे हैं ये क्या है, इनका पोटेंशियल क्या है, इनकी स्किल क्या है, ये कौन सी बहुत बड़ी मखलूक है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप, पहला पेरेंट्स, सेकंड में टीचर्स और थर्ड में सोसाइटी। जब ये तीनों पिलर मिल के काम करेंगे फिर एक मजबूत इंसान आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माइंड पावर ट्रेनर अहमद रजा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं सॉफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप के दूसरे मैच के हवाले से, जहां पाकिस्तान और भूटान के दरमियान होने वाला मुकाबला 3-3 से बराबर हो चुका है। भूटान के होम ग्राउंड पर होने वाले इस दिलचस्प मैच में दोनों टीमों ने शानदार खेल पेश किया और मैच के आखिरी लम्हा तक ये मुकाबला जारी रहा। पाकिस्तान ने इब्तिदा से ही जारहाना खेल पेश करते हुए 38वें मिनट में खबीब के शानदार गोल की बदौलत बर्तरी हासिल की और पाकिस्तान टीम ने इस बर्तरी को बरकरार रखते हुए 46वें मिनट में सुबहान करीम के एक और गोल की मदद से 2-0 की बर्तरी हासिल कर ली। ताहम भूटान की टीम ने हिम्मत न हारते हुए जबरदस्त वापसी की और मैच
मैच को 2-2 से बराबर कर दिया। 67वें मिनट में पाकिस्तान के अब्दुल समद ने एक और गोल करके ग्रीन शर्ट्स को 3-2 की बढ़तरी दिलाई, लेकिन मैच के आखिरी लम्हात में भूटान ने एक और गोल करके मैच को 3-3 से बराबर कर दिया। पाकिस्तानी टीम ने अगरचे मैच के बेशतर हिस्से में बढ़तरी बरकरार रखी, लेकिन भूटान की टीम ने आखिरी लम्हात में शानदार खेल पेश किया और पाकिस्तान को फतह से महरूम कर दिया। इससे पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने चैंपियनशिप के पहले मैच में नेपाल को 1-0 से शिकस्त देकर अपनी मुहिम का कामयाब आगाज किया था और अब पाकिस्तान 25 सितंबर को अपना आखिरी ग्रुप मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलने जा रही, जो टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भी अहमियत का हामिल है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कप्तान अंडर 17 पाकिस्तान फुटबॉल टीम उबैदुल्लाह। उबैद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। भूटान के खिलाफ आपकी टीम का एक ज़बरदस्त आगाज़ हमने देखा, इब्तदाई बढ़तरी आपने हासिल की, लेकिन आखिर में फिर मैच बराबर हो गया। आप क्या समझते हैं कि दिफाई हिकमत अमली में कोई कमी रह गई थी उस वक्त की जो प्लानिंग थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। जी, वो ऐसे था कि यानी कि जो लास्ट मिनट तक 90 मिनट तक हमारा जो गोल थे 3-1 के यानी कि चल रहा था स्कोर। तो फिर लास्ट मिनट में कुछ इस तरह के हुआ कि हमारे लड़के जो हैं यानी कि मिस्टेक की वजह से 2 गोल आखिरी मिनट में पड़े हैं, यानी कि एक गोल पड़ा है और एक प्लेंटी हुई है, उनको प्लेंटी मिली है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे साथ जो हुआ है ये अच्छा हुआ है, यानी कि हमें एक सबक मिला है इससे कि यानी कि हम बहुत ढीले हो गए, हमें ढीला नहीं पड़ना चाहिए था। तो अगला मैच जो है आज श्रीलंका के साथ है, तो हमें ये सबक मिला कि कभी भी आखिरी मिनट तक आपने ढीला नहीं होना, आखिरी मिनट तक आपने लड़ना है। तो ये हमें सबक मिला है। अपना जो हरीफ है उसको बिल्कुल भी आसान नहीं लेना है। लेकिन अच्छा, ऐसे वक्त पर फिर हम देखते हैं जब मुखालिफ टीम भी वापसी करती है, कम बैक करती है, आपने फिर उस टाइम क्या समझा बतौर कप्तान? टीम को किस तरह से मुतहर्रिक आपने रखा, या अगले मैचेस में आप चाह रहे हैं कि इसको मजीद बेहतर किया जाए? जी बिल्कुल, उस वक्त थोड़ा सा यानी कि अफसोस लगा, दुख लगा कि यार हमने क्या कर दिया। लेकिन इंशाल्लाह आज श्रीलंका के साथ मैच है और लड़के जो हैं आज जो उतरेंगे ग्राउंड में वो एक अलग अंदाज से उतरेंगे, यानी कि जो पिछला भूटान के साथ मैच हुआ था वो थोड़ी सी लापरवाही की थी हमने, आज जो उतरेंगे तो आज एक और जज्बे से उतरेंगे, यानी कि तो ठीक है। यानी कि श्रीलंका के खिलाफ जो मैच होने जा रहा है, जो कि ग्रुप में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है, इसमें फिर आप ये कह रहे हैं कि हिकमत अमली आज आप तब्दील करने जा रहे हैं और एक नई टीम हमें देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, नेपाल के खिलाफ जिस तरह से हमने देखा कि पहली फतह ने टीम को काफ़ी एतमाद भी दिया होगा, इस जीत का जो असर है वो भूटान के खिलाफ मैच पर आपको नजर आया? पाकिस्तानी टीम ने बड़ा अच्छा फिर भी परफॉर्म किया, मैच बराबर ही हुआ, आप लोग मैच हारे नहीं हैं। ठीक है जी उबैद, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 उबैद, मैं ये चाह रहा हूँ आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा जिस तरह से पहला मैच हमने देखा कि आप लोगों ने नेपाल को जिस तरह से हराया है और उसके बाद भूटान के खिलाफ भी मैच बराबर हुआ है, अब श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलने जा रहे हैं, तो वहां पर बिल्कुल आप कह रहे हैं स्ट्रेटजी भी चेंज होगी। जो पहली फतह होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो मैच कैसा रहा था? हाँ, वो मैच थोड़ा सा टफ रहा था, यानी कि पहला मैच जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। तो आप अगर दूसरे मुल्क में जाते हैं, जो लड़के होते हैं यानी कि उनका एक बैलेंस और इनका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो नेपाल थी वो भी बहुत टफ टीम थी, यानी कि तो हमने वो फतह यानी कि तला खान ने गोल किया, बहुत ही अच्छा गोल किया था लास्ट मिनट में, तो वो तो यानी कि बहुत अच्छा हुआ। और फिर जो दूसरा मैच था वो इतना टफ नहीं था, लेकिन हम आखिरी टाइम में उनको इजी ले गए थे। अगर हम इजी ना लेते तो हम 3-1 से जीत रहे थे। तो इंशाल्लाह श्रीलंका के साथ भी मैच है, तो श्रीलंका के साथ हम मैच जो करेंगे वो एक अलग इंशाल्लाह होगा, लड़कों का जज्बा बहुत है इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से जब भी कोई कैप्टन क़यादत कर रहा होता है, जिस तरह से आप अभी अंडर 17 टीम की क़यादत कर रहे हैं, आप पर भी प्रेशर होगा, आपको अपनी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसको भी बेहतर बनाना है, पूरी टीम को भी साथ लेकर चलना है। आपको लगता है फिर कप्तान के लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है, तमाम प्लेयर्स को साथ लेकर चलना एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है कप्तान पर भी? बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि फील्ड के बाहर तो बहुत जिम्मेदारी होती है और फील्ड के अंदर भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर की कोई ऐसी बात नहीं है, यानी कि
प्रेशर अगर हम लेंगे तो हम अपने आप को खराब करेंगे। प्रेशर की कोई बात नहीं है, और जो टीम को चलाना होता है यानी कि टीम का इत्तेफाक, टीम का डिसिप्लिन, तो ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है। अच्छा साफ, अंडर 17 चैंपियनशिप में खेलना हम देखते हैं हर नौजवान फुटबॉलर का ख्वाब भी होता है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। नौजवान खिलाड़ी जो फुटबॉल की तरफ आना चाह रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जो कि मुस्तकबिल में भी कौमी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं? उनको ये पैगाम दूंगा कि मेहनत करो, मेहनत के सिवा यानी कि कोई काम पूरा नहीं है। मेहनत और अपने कोचेस जो उस्ताद हैं उनकी इज्जत करें, और अल्लाह ताला को यानी कि याद करें, 5 वक्त की नमाज और जिक्र अस्कार। ठीक है। तो उबैद, दूसरी तरफ आप किस तरह से देख रहे हैं कि एक फुटबॉल में भी उसी तरह से काम हो रहा है जैसे बाकी ममालिक में होता है, या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में मजीद इस पर काम होना चाहिए, इस खेल पर हमें मजीद फोकस होना चाहिए क्योंकि टैलेंट तो है हमारे पास? बिल्कुल टैलेंट है, लेकिन उस तरह का काम नहीं हो रहा जिस तरह के यानी कि बाहर के मुल्कों में काम हो रहा है। अभी 2-3 साल हो गए कि फेडरेशन बहाल हो गए, अभी लगता है कि थोड़ा अच्छा हो गया फुटबॉल। इससे पहले फुटबॉल इतना अच्छा नहीं था। हम हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इनको थोड़ा और मजीद अच्छा बनाए ये फुटबॉल को। ठीक है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या चीज़ आपको लग रहा है लैक कर रही है? फैसिलिटीज़ लैक कर रही हैं? जो इंटरनेशनल कोचेज़ हैं वो पाकिस्तान अगर आते हैं, आप लोगों को ट्रेन करते हैं, या आप डिफरेंट लीग्स पर जाके खेलते हैं, डिफरेंट वेन्यूज़ पर जाके खेलते हैं, आपको लगता है ये चीज़ें बेनिफिशियल होंगी? जब हम एथलीट्स की बात करते हैं, बाहर के ममालिक में एथलीट्स के पास इक्विपमेंट जो है वो बहुत लेटेस्ट होता है, आपको लगता है कि यहाँ पर ये तमाम चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हमें इंटरनेशनल लेवल पर जाकर खेलना है? बिल्कुल, यानी कि पाकिस्तान में ऐसे जगह पे टैलेंट है जहाँ गांव है, यानी कि वहाँ पे ग्राउंड्स नहीं है, वहाँ पे यानी कि इतने अच्छे कोचेज, एकेडमी वगैरह नहीं है। तो हुकूमत को ये करना चाहिए कि एकेडमीज, ग्राउंड्स प्रोवाइड, और जो ग्राउंड की रखवाली वगैरह है उनको भी थोड़ा यानी कि ध्यान करे। कोचेस, पाकिस्तान के कोचेस बहुत अच्छे हैं, यानी कि जो लोकल कोचेस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे नहीं है कि हमें बाहर से कोचेस मंगवाने चाहिए, लेकिन उनको, वो जो कोचेस हैं पाकिस्तान के कोचेस, उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती, यानी कि हुकूमत की तरफ से उनको यानी कि ऐसे जरिए नहीं मिलते कि उनको यानी कि उस पे काम किया जाए। ठीक है उबैद, मैं ये भी चाहूँगा आप हमें भी अपने करियर के हवाले से थोड़ा सा बताएं। आपने करियर का आगाज़ कब से किया था? क्योंकि अभी आप अंडर 17 टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं हमें। जी, मेरा 2021 में मेरे ट्रेल हुए थे सरगोदा में, मुस्लिम हैंड के जो मैदान प्रोजेक्ट है उनका। तो वहां से 2021 उनका टूर था कतर का, स्टील चाइल्ड वाला जी। तो वहां से मैं सरगोदा में एक ही लड़का सेलेक्ट हुआ था मेरा, यानी कि रियाज जो बकर में है। सरगोदा हमारे से 4 घंटे का सफर है। तो वहां से मैं सेलेक्ट हो गया था। फिर मैं गया था मीरपुर, आजाद कश्मीर में। तो वहाँ तकरीबन 100-150 लड़के थे कतर के ट्रायल में, जो कतर को जानी थी फुटसाल वाली टीम, 10 लड़कों की वर्ल्ड कप से पहले। तो वहाँ मैं यानी कि आखिरी 15 लड़कों में आ गया था। फिर मैं यानी कि 10 लड़कों में नहीं आया था, कट गया था मैं। तो फिर मैंने मुस्लिम हैंड को छोड़ा नहीं था, यानी कि ना मुस्लिम हैंड ने मुझे छोड़ा था। मुस्लिम हैंड वाले ने कहा कि आपको हम कॉल करेंगे फिर आना। फिर इसी तरह हमारा कैंप लगता रहा मीरपुर में। फिर एक नॉर्वे का टूर आया था 2023 में, लास्ट ईयर। तो फिर मैं वहां सेलेक्ट हुआ था, नॉर्वे खेलने गया था। जैसे ही नॉर्वे से आया, पाकिस्तान अंडर 16 का कैंप था, तो फिर मैं वहां आया, मैंने रिजल्ट दिया पाकिस्तान अंडर 16 टीम को, नेशनल टीम को। तो फिर वहां मुझे कैप्टनी मिली पिछले साल 2023 में। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया कप्तान उबैदुल्लाह, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और हमारी बेस्ट विशेस हैं टीम पाकिस्तान के लिए। अंडर 17 के कप्तान उबैदुल्लाह ने हमसे गुफ्तगू की और बताया कि आज का जो मैच है उसमें हिकमत अमली भी काफ़ी वो तब्दील करने जा रहे हैं। भूटान के खिलाफ उन्होंने कहा कि हम थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, जिसकी वजह से वो मैच भी बराबर हुआ, लेकिन आज के मैच में पाकिस्तानी टीम एक नए अंदाज में दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया उबैद आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अब हम बात करने जा रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ आने वाली टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसका आगाज 7 अक्टूबर से मुल्तान में हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी टीम के ऐलान की तवक्को चंद रोज में की जा रही है और हम जानेंगे कि कौन से खिलाड़ी सिलेक्शन के लिए ज़ेर गौर लाए जा रहे हैं।
जराये के मुताबिक फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद फिट हैं और सिलेक्शन के लिए भी दस्तयाब होंगे। उन्हें इंग्लैंड सीरीज को मद्देनजर रखते हुए चैंपियंस कप में नहीं खिलाया गया और उनकी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स भी क्लियर आई हैं। इस हवाले से खुर्रम शहजाद को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इंजरी का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो आमिर जमाल हैं उनका नाम भी सिलेक्शन के लिए ज़ेर गौर लाया गया है और वो भी फिटनेस का मयार हासिल कर चुके हैं और चैंपियंस वनडे कप में 2 मैचेस खेल चुके हैं। आमिर जमाल को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में फिटनेस मसाइल की वजह से हिस्सा नहीं मिल सका था क्योंकि उन्हें काउंटी क्रिकेट के दौरान इंजरी का सामना करना पड़ा था। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान टीम 2 अक्टूबर को मुल्तान में रिपोर्ट करेगी, जबकि इंग्लैंड की टीम भी उसी रोज पाकिस्तान पहुंचेगी। दूसरी जानिब पीसीबी की जानिब से खिलाड़ियों को पैगाम दिया गया है कि वो अपने कप्तानों को सपोर्ट करें और मुत्तहिद होकर खेलें। कामयाबी उसी सूरत में मुमकिन है जब तमाम खिलाड़ी एक टीम के तौर पर खेलेंगे। खिलाड़ियों को यह भी बताया गया है कि उन्हें तीनों फॉर्मेट्स में खेलने का मौका दिया जाएगा और उन्हें किसी भी खिलाड़ी के ड्रॉप होने या कप्तानी से हटाने का खौफ नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी इत्तेहाद को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सिलेक्शन के हवाले से आप अभी क्या देख रहे हैं? आपके ख्याल में खुर्रम शहजाद की जो वापसी है वो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग लाइन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी? जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो थोड़ा सा आपको पता है आजकल इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हो रहा है। जो कल मीटिंग हुई थी, कल या परसों जो मीटिंग हुई है, उसका अपना लबो-लुबाब क्या हुआ है, उस पर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, पॉजिटिविटी भी वहां पर यह कि अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट आपने उन प्लेयर्स को बुलाया जहां पर आपको कुछ ना कुछ लगता है कि नोक जोक लगी हुई है। आपने उन प्लेयर्स को सामने बिठा के टेबल टॉक की और थोड़ी सी चीज़ें क्लैरिटी की तरफ आपने कोशिश की है। ये नहीं कि आपने क्लैरिटी की कोशिश की है कि कुछ हो सके। मुझे थोड़ा सा इस पर ताज्जुब भी था कि कल जब मीटिंग हुई इस चीज़ पे तो क्यों क्लियर नहीं ये चीज़ की गई थी उस मीटिंग के अंदर कि जो आपके कप्तान है, चाहे वो वाइट बॉल की बात करें चाहे टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी की बात करें, कि ये आपके कप्तान है, इनको आपने बैकअप करना है। जो आप भी बात कर रहे थे ना कि वाइट बॉल की कप्तानी का आप ये हालात देख लें कि चैंपियंस ट्रॉफी सर पे आपके, और अभी तक हमें यही नहीं पता कि कौन सा कप्तान पाकिस्तान को आगे लीड करेगा। क्योंकि जो 5 आपको पता कप्तान इस वक्त बनाए गए थे, ये चैंपियंस अगर कप की बात करें तो उसके अंदर बाबर आजम तो आपके व्हाइट बॉल के कप्तान है, वो लीड तो नहीं करे, तो आपको डेफिनेटली फिर पता लगता है कि दैट मींस कि वो आपकी फर्स्ट चॉइस अब नहीं है। तो जो आपका फर्स्ट चॉइस है यार, आप न डरो के फैसला दो ना कि यार ये आपका कप्तान है, इसको आपने बैकअप करना है। मुझे समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज पे थोड़ा सा क्यों हिचकिचाता है हमेशा, और ये आखिरी टाइम तक आपको पता है चीज चलती हुई रहती है। बाकी आपको पता है कि बहुत सी चीजों पे सवालात भी हुए हैं, चाहे वो आप गैरी कर्स्टन की आप बात कर लें, यहाँ तक कि जो हमारे रेड बॉल के कोच हैं उन्होंने भी ये कहा है कि बहुत कम टाइम हमें ज़रूर अपना ऐसे मिल बैठ के हम लोग बैठे हैं, अपना डिस्कस किया कि फ्यूचर प्लान्स क्या होने चाहिए। उसमें छोटी सी एक शिकायत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये भी थी, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो पिक्चर्स और वीडियोस मैंने देखिए, जब आप रीवैम्प की बात करते हो किसी क्रिकेट की कि हमने फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर को रीवैम्प करना है, हमने लीग क्रिकेट को कैसे लेके चलना है, या जो भी आगे फ्यूचर प्लान्स हमारे के हैं, दैट मीन्स कि आप पूरी की पूरी क्रिकेट जो आपका स्ट्रक्चर है उसको आप साथ बिठाते हो। ना आपके जूनियर क्रिकेट से कोई बंदा बैठा हुआ था वहां पर कि जहां से आपका एक ग्रास रूट लेवल जो है वो इंडस्ट्री प्रोडक्शन आपको देती है प्लेयर्स की, अंडर 19 सर्किट से मैंने किसी को देखा नहीं है। दूसरा जो आपका वुमेन्स विंग की बात करूं, वहां से कोई अपना नुमाइंदा वहां पर मौजूद नहीं था। तो ये चीज थोड़ी सी मुझे नजर आई थी कि यार आई डोंट नो कि क्यों इसको नहीं शायद उसको लेकिन अवैस आप किस तरह से देख रहे हैं इस मीटिंग को लेकर? बहुत क्योस था, इस मीटिंग का इंतजार किया जा रहा था, कहा जा रहा था बहुत बड़े बड़े फैसले किए जाएंगे, ऐसा कोई डिसीजन नहीं मंजर आम पर आया। जिस तरह से आपने खुद भी बात की है कि कप्तानी को लेकर अभी भी शायद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, वक्त लेना चाह रहे हैं, और एंड मोमेंट पर जाकर जब फिर कप्तान का ऐलान किया जाता है फिर भी हमसे चीजें मैनेज नहीं होती। देखिए, जो मुझे न्यूज थी, प्लेयर्स ने 2 बातें तो इसमें कही हैं ज़राए के मुताबिक, ऑब्वियसली मैं वहां पर मौजूद नहीं था। वो यही था कि एक तो प्लेयर्स ने कहा कि जब आप इतनी ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें या जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से डिसीजन लेते हैं, तो प्लीज़ उसमें हमें लूप में रखा करें। ऑब्वियसली वो प्लेयर्स हैं, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तो उनको ताकि लूप में होना चाहिए, एकदम हमारे पर जो बम है वो फाड़ा ना करे, ताकि हमें बाद में पता लगे कि आखिर हुआ क्या है। दूसरा, प्लेयर्स ने ये भी बात ज़रूर की है कि जो 4-5 अगर आप ये थोड़ा अभी टेन्योर की बात करें, इतनी ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चेंजेस हुई हैं कि जो चेयरमैन आता था, जो अपनी मैनेजमेंट आती थी, आपको पता है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के साथ तो छेड़छाड़ करते थे, सारी की सारी डिस्टर्बेंस नीचे तक पैदा होती है। मैंने इसलिए कहा ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इस बैठक को लेके चला है, और अच्छी बात है कि आपने एटलीस्ट उन प्लेयर्स को भी सामने बिठाया जिनका
बेशक टीवी के ऊपर बात करें या बैकएंड पे बात करें, जो मामला चलते हैं वो सबको नजर आ रहे हैं। चाहे वो बाबर की बात करूं, शाहीन की बात करूं, जो इश्यूज हैं वो मैंने तो पैदा नहीं किए ना आपने पैदा किए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शक व शुबा पैदा किया था ना। जिस तरीके से आप कप्तान आपने बाबर को बनाया था, बाबर को उतार के आप शाहीन को लेके आए, फिर शाहीन को आप उतार के फिर बाबर को आप लेके आए, ये सारी डिस्टर्बेंस तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना, अकाउंटेबल तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो बड़े बैठे हैं। इस चीज को क्यों नहीं उसके अंदर डिस्कस किया गया? कप्तानी के बारे में बात जरूर हुई है भाई, न डर किस चीज का डर है आपको? न डर फैसला करो ना कि भाई बाबर कप्तान है या रिजवान है, शाहीन है, ये कप्तान है, इसको बैकअप करना है, बैकअप करना है आपने, ये हमारा कप्तान है, चैंपियंस ट्रॉफी तक है, वर्ल्ड कप तक है। आपको एक माजरत के साथ शटअप कॉल ही देनी होती है जो लोग बीच में पंगे कर रहे हैं कि भाईजान इसको बैकअप करो। नहीं है तो बोरिया बिस्तरा पकड़ो, पाकिस्तान से ज्यादा तुम बड़े प्लेयर नहीं हो, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की टीम है। तो इस पे मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड शायद कल के मामले पे थोड़ा सा, लेकिन फिर वैसे आपको क्या लग रहा है कि अगर ये डिसीजन नहीं लिया गया, ये स्टांस नहीं लिया गया, दबे छुपे लफ्जों में कह लें या फिर खुल्लम खुल्ला कह लें कि अगर तमाम प्लेयर्स को ये कहा गया कि कप्तान को सपोर्ट करें, अब यानी कि नौबत यहां तक पहुंच गई है कि पीसीबी को अब ये कहना पड़ रहा है कि जो भी कोई कप्तान होगा उसको आपको सपोर्ट करना है। उसके साथ साथ जब हम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बात करते हैं, जो कि मौके पर फैसला करते हैं, बड़ा दबंग स्टाइल भी रखते हैं, उनको अब क्या परेशानी या क्या मुश्किल दरपेश आ रही है कि वो भी ऐसा बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात, हमेशा ना हमारे एक अनफॉर्चुनेट यहाँ पर अलमी है कि हम लोग, क्योंकि प्लेयर की फैन पावर तो होती है, आपने जो भी कर लें वो, बेशक आप चैंपियंस कप के अंदर आप देख लें, बाबर आउट का पूरा जो स्टेडियम आपका खाली हो जाता है। मसला सारा का सारा ये है कि जिस वक्त आप बात करते हैं ना प्लेयर फैन पावर की, तो कहीं ना कहीं शायद हम ये चीज भूल जाते हैं कि प्लेयर को बनाने के अंदर ना, तो हम उसको शायद वो याद दहानी नहीं करवाते कि यार पाकिस्तान बड़ा है, तुम बड़े नहीं हो, पाकिस्तान पहले है। वो फिर आंखें दिखाता है क्रिकेट बोर्ड को। क्यों? क्रिकेट बोर्ड ने खुद उसको इतनी लेविश अपना छूट दी होती है कि भाई ठीक है जो मर्जी करना है। अभी मैं चैंपियंस कप की अगर आपको बात करूं, ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जिसके अंदर भाई आप उनसे वो कर ही नहीं सकते। इस्लाम दुआ की बात करूं कि आप उनसे कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको मना किया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि आप इंटरव्यू नहीं कर सकते उनका। आई डोंट नो किस चीज की डर है भाईजान कि आप इंटरव्यू करने की इजाजत तक नहीं लड़कों को देते हो, ना आप उनको टच कर सकते हो कि जाके मैंने इंटरव्यू उसका करना है। ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शैकल जो सा तोड़ना पड़ेगा। देखें, जब आप प्लेयर पावर की बात करते हैं, ठीक है प्लेयर हैं, आपने अफरीदी की बात कर लो, उसके बाद शायद ज्यादा जो एक क्राउड पुलर आपने बाबर आजम को देखा है, वो क्राउड को पुल करता है, वो क्राउड का जो भी कर लो। आज भी फैसलाबाद में देखो आपको क्राउड में उसका नाम नजर आता है, लेकिन यार कहीं ना कहीं शायद उस सेंटीमेंट है ना, उसको भूल जाते हो बनाते हुए स्टार के। वो इंसान भी है, उसने टूटना है, उसको वापस कैसे हमने उठाना है वो आप भूल जाते हो करना। आपके ज़हन में जो मैनेजमेंट होती है ना, प्लेयर मैनेजमेंट, वो आप कहीं ना कहीं भूल जाते हो, तब जाके आपके मामलात पैदा होते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रेट फॉरवर्ड अब इस चीज पे आना पड़ेगा। जो एक दबंग स्टाइल आपने कहा ना, मुझे अच्छा लगा था कि यार कम से कम एक चेयरमैन आया, एटलीस्ट उसने जो सबसे, जो हम तो डोमेस्टिक की बात करते हैं, रीवैम्प की बात करो, प्लेयर्स की करते हैं, आज तक किसी ने ये बात पे जोर नहीं दिया था कि यार हमारे जो स्टेडियम्स हैं वो 50-50 साल पुराने हो चुके हैं। भाई को नई चीज पे भी जाओ, दुनिया जा रही है, जितनी क्रिकेट हो रही है आपको इनको रीवैम्प करना है। एटलीस्ट उसके ऊपर उसने इनिशिएटिव लिया। एक आके उन्होंने बात की कि इस वक्त मैं मीडिया के प्रेशर में नहीं आऊंगा, पाकिस्तान क्रिकेट ने जो बेहतर फैसला है वो करना है, लेकिन इम्प्लीमेंट भी तो करें ना, खाली वो वर्बली ना करें, उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। ये बड़ा ठीक है। अच्छा, ये जिस तरह से आपने भी बात की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज होने की जरूरत है। यकीनी तौर पर जो हमारे इंटरनेशनल ग्राउंड्स हैं वो उस लेवल के नहीं हैं, जैसे बाहर भी हम देखते हैं कि वक्तन फवक्तन चेंजेस किए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इन तमाम चीज़ों को भी लाइनअप किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। इसी हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मोहसिन नकवी को दबे छुपे लफ्ज़ों में भी कह दिया था कि खिलाड़ियों पर भी फोकस करें, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही कुछ नहीं होगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जाकर जिन्होंने खेलना है उनको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि वो भी हो पाया है? खिलाड़ियों को भी ये पैगाम दिया जा रहा है कि उन्हें ड्रॉप होने का खौफ नहीं होना चाहिए। इसका आप क्या देख रहे हैं, क्या असर पड़ेगा? देखिए, दो चीजें यहाँ पर, एक अनफॉर्चुनेट आपको पता है चीज है, हमारे अगर मुल्क की बात करूं, खाली हमारे मुल्क की नहीं पूरे एशिया की अगर मैं बात करूं, प्लेयर ज्यादा डरता पता है क्यों है? उसकी बेचारे की बैकअप में कोई चीज उसके होती नहीं है, या तो बेचारा वेल एजुकेटेड नहीं होता, किसी स्ट्रॉन्ग फैमिली से, बहुत कम लड़के होंगे शायद काम करते हो। वो जिस मुश्किलात से ऊपर आता है ना, पाकिस्तान जब खेल रहा होता है, जब उसको पता है कि मेरे यार एक चल रहा है, मेरा रोजगार ही चल रहा है ना उसका, कि मेरा सपोर्ट भी चल रही है, फैन पावर भी है, वो डरता क्यों है कि यार अगर जहां पर मेरी डिक्लाइन आया ना, मैं ड्रॉप होऊंगा टीम से, तो शायद मुझे पाकिस्तान की टीम या पाकिस्तान की फ्रेंचाइज लीग पूछेगी नहीं। और ये होता है कि आपने देखा है हिस्ट्री के अंदर बहुत से साथ हुआ है। हमारे तो अनफॉर्चुनेट है ना कि हम एकदम अपने मुल्क को, पाकिस्तान को एकदम सोचने लग पड़ते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान ने अपना ये किया। ये बहुत सी अपना कंट्रीज के अंदर होता है कि आप पूछते ही नहीं हो अपने प्लेयर को, खास करके एशिया में बहुत ज्यादा ये होता है। दूसरा, अगर आप इन जैसे टूर्नामेंट्स की बात करें, इन जैसे टूर्नामेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल ये भी है
कि जो प्लेयर्स हैं एटलीस्ट उनके पॉकेट मनी कहीं ना कहीं जो आप करें ना कि जो पेमेंट जो फी होती है वो चलती रहेगा, उसका घर का एक सर्कल चलता रहेगा। बहुत से ऐसे प्लेयर्स को आप देख लें इसके अंदर, तो कम से कम आपको वो नजर आएगा कि यार एटलीस्ट क्रिकेट हो रही है, मैं नजर आ रहा हूँ बड़े टीम के बड़े कैमरे के ऊपर। क्योंकि हमेशा मैंने इस चीज पे हाईलाइट किया, आपका डोमेस्टिक का जो प्लेयर है, एग्जाम्पल चले आज अगर अवैस की मैं बात करता हूँ, अवैस बेशक अपना वो 100-150 भी आउट कर जाए, वो तब तक नजरों में नहीं आएगा जब तक वो बाबर को आउट नहीं करेगा, जब तक वो रिजवान को आउट नहीं करेगा, फखर को आउट नहीं करेगा, लेकिन लाइव ऑन टीवी नहीं करेगा। क्यों? जब आउट करेगा तो लोग इसके बारे में बात करेंगे कि यार इसने आउट किया इस लड़के को, ये लड़का क्यों नहीं पाकिस्तान टीम में आ रहा। जब तो समद की सारे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में उसको लेके, हम थोड़ा सा ये भी अपना डी ट्रैक कर देते हैं कि लड़के ने 3-4 अच्छी इनिंग्स खेली हैं, लेकिन यार थोड़ा टाइम तो दो ना। आप ज्यादती करते हो कि एकदम उठा के पाकिस्तान की कैप फेंकते हो, पहले पाकिस्तान शाइन्स में लेके आओ, फिर उसको पाकिस्तान टीम के लिए आप लेके आओ। उस्मान खान आपके सबसे बड़ा एग्जांपल है कि किस तरीके से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में फ्लॉप हुए हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को करना पड़ेगा। लेकिन बात ठीक है, जब आप डोमेस्टिक की बात करें, आप कह रहे हैं कि मैं डोमेस्टिक को रीवैम्प कर रहा हूं, फिर उसको आप प्रॉपर एक आप जो उनसे वेट करवा रहे हैं, पार्लियामेंट से एक लॉ बेसिकली बना रहे हैं कि आगे आने वाला कोई बंदा उसको चेंज नहीं करेगा। अल्लाह करे कि ये हो जाए, कम से कम आपका मुस्तहक जो उनसे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। अच्छा वैसे वन बाय वन अब 3 चीजें जो मैं डिस्कस आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले चैंपियंस कप है, फिर टेस्ट सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ, और उसके बाद एंड पे चैंपियंस ट्रॉफी। अभी चैंपियंस कप में आप जो खिलाड़ियों की कारकर्दगी देख रहे हैं उस पर भी कमेंट कीजिएगा। उनकी कारकर्दगी उनकी सिलेक्शन पर असरअंदाज होगी, जैसे कि अभी जाहिर बात है जो तमाम तैयारियां हैं ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए की जा रही हैं। जब हम चैंपियंस कप की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो पोटेंशियल या वो एक्सपेक्टेशंस जो थी वो इस चैंपियंस कप से हमें देखने को कहीं मिली हैं? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल अब तक कोई भी हमने रन चेज वाला मैच ऐसा देखा हो, तो बैटिंग हमारी जो लाइनअप है वो हमें कोई ज्यादा बेहतर नहीं दिखाई दे रही है। देखिए एक थोड़ा सा आपको पता है टेस्ट स्क्वाड की अगर बात करूं, जो चैंपियंस से आपने टेस्ट स्क्वाड निकाला, तो थोड़ा सा सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ वो था कामरान गुलाम का ना होना। एक लड़का कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में परफॉर्म कर रहा है, उसने चैंपियंस कप में भी आपको परफॉर्म करके दिया, फिर भी उसको नजरअंदाज किया गया। लॉन्गर फॉर्मेट पे आई डोंट नो कि क्या सूरत हाल है, शायद उसको कहीं वनडे मोड के अंदर तो नहीं आप लेके आना चाह रहे हैं, क्या मसला है क्या नहीं है। इस चीज पे हमेशा मैंने एक चीज का जोर आपका दिया, जो ये यंग क्रिकेटर है जो डोमेस्टिक के अंदर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, सबसे बेहतर चांस होता है जब आप उसको अपनी होम कंडीशंस के अंदर देते हैं, क्योंकि वो वाकिफ होता है इन कंडीशंस, उसको पता होता है कि यहाँ पर विकेट्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हर जगह वो खेला होता है। आप ज्यादती क्या करते हो, उसको उठा के फेंकते हो ऑस्ट्रेलिया कंडीशन के अंदर, या फेंकते हो साउथ अफ्रीका जहां पर आप जाके सीरीज खेलें, जहां पर टेस्टिंग नर्व्स हैं, जहां पर आपके बड़े से बड़ा जो लेजेंड भी गुजरा है वो भी स्ट्रगल करता है। पाकिस्तान की बात में करूं बैटिंग के अंदर स्पेसिफिकली, तो आप ही गलत करते हो। उसके बाद दूसरा जो आपने इसका स्क्वाड अपना अनाउंस किया था टेस्ट स्क्वाड का, तो सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी थी आमिर जमाल का वापस आना, क्योंकि आमिर जमाल ने जो इनिंग्स खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ा अच्छा ऑलराउंडर आपको नजर आता था। अनफॉर्चुनेट है कि इंजरी का वो शिकार जरूर हुए हैं, लेकिन चैंपियंस कप में एक चीज आपको अच्छा थोड़ा सा एक प्रोस्पेक्ट नजर आ गया कि बैकअप प्लेयर्स का जो विंडो है वो थोड़ी बड़ी हुई है। कोचेस को भी पता लग गया होगा कि यार ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो कि हमारे पास बेंच लाइनअप पे मौजूद हैं, जिनको हम मौका दे सकते हैं। जो प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान करंट टीम के अंदर है, उनका भी दिमाग कहीं ना कहीं स्क्रू टाइट हुआ होगा कि यार नहीं, हमारे पीछे भी लड़के बैठे हुए हैं, शायद हमारी जगह लेने के लिए तैयार हैं। तो अच्छा है कि आपने चैंपियंस कप इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अब आप फिर किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान आपको लगता है कैसा परफॉर्म कर पाएगी? हालिया जो टेस्ट सीरीज थी बांग्लादेश के खिलाफ, वो बहुत ही एक बुरा एक्सपीरियंस पाकिस्तानी टीम के लिए भी रहा। कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसे बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं? खुरम शहजाद अगर आ जाते हैं, आमिर जमाल आ जाते हैं बॉलिंग लाइनअप में, आपको लगता है कि बेहतरी के चांसेस हैं? देखिए इंग्लैंड आपको पता आसान सीरीज नहीं होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर इंग्लैंड टीम की बात करूं तो बेसबॉल क्रिकेट तो आपको फिर नजर आती है, उसके अंदर एग्रेसिव उनके पास प्लेयर्स मौजूद हैं। थोड़ा सा मुझे पता है व्हाइट बॉल क्रिकेट उनकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू टेस्ट क्रिकेट, लेकिन बेसबॉल क्रिकेट वो खेलेंगे आपके खिलाफ। और जो विकेट की सूरत हाल थी, अगर आपको याद हो पहले बांग्लादेश मैच के अंदर जहां पर उनकी तो सीम हो रही थी, लेकिन उन पर स्कोरिंग रेट भी काफी तगड़ा रहा है। तो जो इंग्लैंड की बैटिंग ऑर्डर है वो एग्रेसिव अप्रोच रखेगी। थोड़ा सा मुझे है, अल्लाह करे आई डोंट नो, क्योंकि ऑब्वियसली थिंक टैंक वहाँ बेहतर मुझसे बैठा हुआ, उनको बेहतर पता है कि क्या टीम खिलानी है। लेकिन अगर आप हुरैरा को बीच में रख रहे हो तो दैट मीन्स कि आपको यार कहीं ना कहीं चांस देना चाहिए उस लड़के को। उसने परफॉर्म किया डोमेस्टिक के अंदर, आप कम से कम उसको चांस दें। मैं खुद चाहता हूँ कि ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर कुछ चांस मिले। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा ना कि आमिर जमाल टीम में वापस आ रहे हैं, शहीन अफरीदी टीम में मौजूद है। मैं थोड़ा सा इस पर रिलक्टेंट जरूर था कि यार शाहीन को रेस्ट देना चाहिए। देखिए ड्रॉप का अल्फाज में इसके यूज पे ठीक है, आपके स्ट्राइक फास्ट बॉलर हैं, ड्रॉप रेस्ट करना कोई गलत चीज नहीं होती। बेसिकली आप एक प्लेयर को, इंपॉर्टेंट सीरीज है मुझे पता है, शायद लोग कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है ड्रॉप की, और जब से इंजरी से वापस आए हैं शाहीन, उनका जो वर्कलोड है वो भी शायद उस तरह से मैनेज नहीं किया गया।
देखिए आपने खुद एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो शहीनशाह अफरीदी ने सबसे ज्यादा बॉल्स करवाई हैं, फास्ट बॉलिंग लाइनअप पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं उसके अंदर आपने सबसे ज्यादा यूजेज उसका की, उसने परफॉर्म भी करके दिया। लेकिन मैं क्यों रेस्ट की बात कर रहा हूँ, जब आप प्लेयर को रेस्ट देते हो वो एटलीस्ट बाहर बैठ के एनालिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवैस, वक्त की हमारे पास कमी है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए आईनी अदालत के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया है। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया है कि आईनी अदालत न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि मजबूरी भी बन चुकी है और इसका क़याम यकीनी बनाया जाएगा ताकि मुस्तक़बिल में किसी वज़ीर आज़म को तख्तादार पर ना चढ़ाया जा सके। कराची में वकला से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो ने अदलिया के किरदार और 19वीं आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन और कानून साजी अदलिया के जरिए नहीं हो सकती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मिसाक जमहूरियत के तहत अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हैं ताकि निज़ाम इंसाफ बेहतर हो और अवाम को बर वक्त इंसाफ फराहम किया जा सके। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि जजेस के तकर्रुर के तरीक़ाकार में तब्दीली लाना पड़ी, जिसका मुकाबला करते हुए दुनिया भर में जमहूरी तरीके इख्तियार किए गए हैं। उन्होंने अमरीका की मिसाल देते हुए कहा कि वहाँ जजेस के तकर्रुर का फैसला पार्लिमान करती है, इसीलिए वहाँ मार्शल लॉ का खतरा कभी नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो ने इस बात पर जोर दिया कि 18वीं आईनी तरमीम की तरह आईनी अदालत का क़याम भी नागुज़ीर है ताकि निज़ाम इंसाफ में मौजूद ताख़ीर को दूर किया जा सके और अवाम को फौरी इंसाफ फराहम हो। उन्होंने अपने खिताब में यह भी कहा कि अदालती निज़ाम को मजबूत करना ज़रूरी है ताकि अवाम के मसाइल बर वक्त हल किए जा सकें। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मौजूदा अदालती निज़ाम में हज़ारों मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं जिससे अवाम को बर वक्त इंसाफ नहीं मिल रहा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईनी अदालत के क़याम से हर सूबे को बराबर नुमाइंदगी भी मिलेगी और उस अदालत का चीफ जस्टिस रोटेशन के तहत मुंतखब होगा। इस इकदाम से सूबों के दरमियान अदालती मसाइल हल हो सकेंगे और इंसाफ की फराहमी में तेज़ी आएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी के लिए हम इस पर मजीद भी बात करेंगे और आईनी अदालत के क़याम की क्या फौरी ज़रूरत पड़ गई है। बैरिस्टर आमिर हसन रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद होंगे। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आईनी अदालत के क़याम की क्या फौरी ज़रूरत है, इसका मौजूदा अदालती निज़ाम से क्या फ़र्क होगा, इसको एलैबोरेट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। देखिए भाई, ये फौरी ज़रूरत की तो बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 की दहाई से इस पे बात कर रही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस पे बात की जब वो कहा करती थी कि चमक की वजह से फैसले मुख्तलिफ होते हैं, आज़म की असेंबली बहाल कर दी जाती है और दूसरे की नहीं की जाती। और फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल, मोहतरमा इतने कैंगरू कोर्ट्स भी कहती रही। फिर हमने मिसाक जमहूरियत में तय किया कि एक आईनी अदालत बनाएंगे आज से 18 साल कबल। अगर 18 साल कबल किया जाने वाला मुआहदा भी और एग्रीमेंट भी अगर फौरी है तो फिर आप किसे कहते हैं कि जो पहले से तयशुदा बात हो। हमने 18 साल पहले आईनी अदालत की बात की, उस वक्त PMLN ने इसे नहीं माना 18वीं तरमीम में और वो नहीं लेके आए। आज उन्हें भी एहसास है कि आईनी अदालत मुल्क को जरूरत है। मुल्क को आइन देने वाले को फांसी पे चढ़ा दिया गया और 45 साल के बाद वो एक बचा कुचा सा नामुकम्मल इंसाफ दिया गया, सिर्फ इतना कह के कि उनसे ज्यादती हुई थी। तो क्या ये उसका आप खत्म कर सकते हैं जो जुल्म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ है कि फांसी हुई थी। फिर उसके बाद आइए कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसमें सुप्रीम कोर्ट अपीलेट कोर्ट है, लेकिन अगर वो 70% अपना वक्त सियासी मुकदमात में फुल कोर्ट बना के सारा दिन गुजार देती है, तो अपीलेट कोर्ट तो हजारों की तादाद में मुकदमात है जो लोग 30-30 साल से अपील के लिए बैठे हुए हैं। तो आईनी अदालत एक फौरी बात नहीं है। आईनी अदालत पीपल्स पार्टी अपने तजर्बात की बिना पे जो कि उसके साथ हुई है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल, आसिफ अली जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी की 14 साल कैद, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दिन रात अदालतों के अंदर हमारे सैकड़ों लोगों को फांसियां दे देना, हमारे साथ जुल्म सितम होना, पाकिस्तान के अंदर अवाम को इंसाफ ना मिलना। बहुत से लोग आज अपीलों के में है, कत्ल के मुकदमे उन पे मतलब सजाए मौत है और बहुत से लोगों को सजाए मौत दे दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद अपील नहीं सुनी जाती। तो ये एक फौरी बात नहीं है। 18 साल से हम लोग रिटर्न मुतालबा करने के बाद जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर हर चीज को देखना चाहिए। वो जमात जिसने मुल्क को आइन दिया है, वो जमात जिसने 18वीं तरमीम के जरिए मुल्क को सूबाई खुद मुख्तारी दी है, जिसने पार्लियामान को बावकार किया है, जिसने हमेशा पाकिस्तान के अवाम को ताकत का सचेश्मा बनाया है,
बुनियादी हकूक दिए हैं। आज अगर वो आईनी अदालत की बात कर रही है तो अवाम के लिए कर रही है। लेकिन इस आईनी अदालत के कयाम के लिए, आईनी तरमीम के लिए आपको लगता है कि आपको वो सपोर्ट मिल पाएगी? जिस तरह से पहले भी हमने देखा है मामला अल्तबा का शिकार हुआ, मौलाना फजलुर रहमान को इस पर ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कायल कर सकी है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायल कर सकी है। अब आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली है, इसको किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा? देखिए, जो आपने तादाद की बात की है, तादाद का इशू नहीं है। तादाद मेरे ख्याल से हो जाएगी। मौलाना साहब एक सियासी हैं और कई दफा अपनी सियासी पोजीशन लेते हुए वो बहुत सारी चीजों को देखते हैं, नापते तोलते हैं। और ठीक है आमिर साहब, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी हमें बराह रास्त जाना है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इस वक्त इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। Regret that why you believe that information. So this duty to verify any information that is brought to you was given to us as a commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, and it has become most relevant in today's age of misinformation. Any message which feeds hate in your mind must be rejected, because hate is the starting point of extremism, and extremism it is starting point of terrorism. This goes full cycle. So we must be very careful. I remember I once was attending a workshop in France on extremism and terrorism. So what they were discussing was that what promotes terrorism and extremism in behavior. So there were explanations. Some said lack of education, some said lack of economic opportunities, some said lack of justice, and blah blah blah, so many factors. So there was one German professor who happened to be Jew. He was professor emeritus at Oxford University, 80-year-old, very old man. So he was also attending that workshop, and he kept listening to the discourse and discussion. So then in the end he said, how do you explain that what happened in Germany through Nazis? Were German people illiterate? Were German people uncivilized? They were the most civilized people in Europe, so a very educated nation. But what they did at that time, today they feel so sorry that they would not even like to be reminded of that period. So why did that happen? So he said, humans are... वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे थे। एक बार फिर से बात करेंगे बैरिस्टर आमिर हसन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आमिर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये बात कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर अदालती इस्लाहात की बहुत देर से जरूरत है, और आपने देखा कि खास तौर पे जब ये जुडिशल इंपीरियलिज्म आया है इफ्तिखार चौधरी के जरिए, और उस वक्त पार्लियामेंट के बनाए हुए आईनी तरामीम को उखाड़ फेंका गया, और वह एक वतीरा बना लिया गया है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है तो उसे खत्म कर दिया जाता है। हालांकि पाकिस्तान के आइन के अंदर ट्राइकोटमी ऑफ पावर है। जिस तरह अदालती फैसलों को नाफिज करना एग्जीक्यूटिव का काम है, उसी तरह अगर जो पार्लियामेंट कानून बनाती है उसको मानना भी अदालतों का काम है। तो हर एक को अपने डोमेन के अंदर रहना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी जिंदगी की अब 6 दहाइयां होने को है, हमारी जद्दोजहद आइन की सरबुलंदी है, और वो आइन जिसमें अवाम को ताकत का सरचश्मा बनाया गया है, उसे बुनियादी हकूक दिए गए हैं, अवाम को उसके हक रोजगार दिया गया है, जीने का हक दिया गया है, आज़ादी इज़हार राय दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि उसी के लिए आगे उसी की कंटिन्यूएशन में ये जरूरी है कि अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो और वहां पे जो जजेस हों वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखें, और सुप्रीम कोर्ट का जो है एपेलेट कोर्ट काम है अवाम के लिए और मुकदमात की तेज रफ्तार सुनवाई के लिए और उसके फैसलों के लिए, ताकि 30-30, 40-40 साल, इससे मैं दोबारा कहूंगा कि क्या क्लासिक एग्जांपल होगी कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान की अदालत ने कत्ल किया, जिसने इंसाफ देना था उसने जुल्म किया, और इस जुल्म के फैसला करवाने में 45 साल लगे कि नवासों को जाके नवासों और नवासियों को
इंसाफ लेना पड़ा। और इंसाफ भी क्या था? क्या पाकिस्तान का आलम इस्लाम का इतना बड़ा लीडर जिसने मुस्लिम उम्मा को मुत्तहद किया, पाकिस्तान को आइन दिया, एटमी प्रोग्राम दिया, अवाम को ताकत का सरचश्मा बनाया, ऐसा लीडर क्या वापस आ सकता है महज ये कह देने से कि उनके साथ जुल्म हुआ है या ज्यादती हुई है? तो मैं ये समझता हूं कि ये कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तसलसल के साथ जो उसका स्टांस रहा है उसमें हमने कायल किया है बहुत सी जमातों को, और कुछ जमातें कायल हो जाएगी। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था, मौलाना फजलुर रहमान सियासी आदमी है, लेकिन कई दफा वो अपनी सियासी कीमत बहुत ज्यादा मांगते हैं। लेकिन उम्मीद है हो जाएगा, ना भी हुआ तो बहुत से रास्ते हैं, यही पार्लियामेंट करेगी। क्योंकि मेरे ख्याल में एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अब ये वक्त है मुल्क के अंदर आईनी अदालत का। अगर ये PMLN उसी वक्त मान लेती 2013 में जब हम लोग कर रहे थे, 2012 में 10 में, तो आज ये हो गया होता। लेकिन बहरहाल उन्हें उस वक्त एहसास ठीक है। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह से मैं देखा कि अमेरिका में जजेस के तकर्रुर के हवाले से मिसाल दी गई, क्या पाकिस्तान में भी फिर ऐसा ही निजाम लाने का इरादा है? सॉरी जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जैसे अमेरिका में जजेस के तकर्रुर के हवाले से मिसालें दी गई हैं, क्या पाकिस्तान में भी ऐसा ही निजाम लाने का इरादा है? नहीं, पाकिस्तान में निजाम है, आइन है। जरूर जब भी आप आइन बनाते हैं, बाकी मुल्कों से एक एग्जांपल लेते हैं, पाकिस्तान में तो कवानीन ज्यादातर तो वही रहे हैं जो ताज बरतानिया के तहत थे। उसके बाद आइन साजी जब हुई है और अब बहुत से कवानीन बने हैं, तो कोई किसी की कॉपी तो नहीं करने की कोशिश की जा रही, अपनी जमीनी हकायक को देखते हुए, अपनी जरूरतों को देखते हुए। इसीलिए ये जो डॉक्यूमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये फ्लेक्सिबल होता है। जब जरूरत हो तो 2/3 अक्सरियत से इसमें तरमीम की जा सकती है। तो हम भी, पार्लियामेंट कलेक्टिव विजडम के साथ काम करेगी। हम भी अपना ड्राफ्ट दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी दे रहे हैं, कोई और पॉलिटिकल पार्टी है वो भी चाहती है अपना ड्राफ्ट दे, उसमें पार्लियामेंट के अंदर बात हो, कमेटीज में जाए, कलेक्टिव विजडम हो और फैसला हो। ये तो खुलेआम बात है, इसमें कोई छुप के, ये तो वैसे ही एक प्रोपेगेंडा है, एक वो जमात। ठीक है, लेकिन आमिर साहब, जिस तरह से हिस्ट्री भी गवाह है, आपने एक बार फिर से उन तमाम चीज़ों को रिपीट किया है जो कि हमने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जो हुआ, भुट्टो साहब के साथ जो हुआ, वो तमाम चीज़ें आपने भी बयान की हैं, हिस्ट्री में भी मौजूद हैं। आपको लगता है कि जिस पार्टी के साथ जो ज्यादती हुई है, जिस पार्टी के साथ जो मामलात हुए हैं, वो उन्हीं इशूज़ पर फोकस करते हैं? जैसे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लें, वो आपके साथ ऑन पेज नहीं है इन तमाम चीज़ों पर, उनसे बात की जा रही है, उनसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं? देखिए, PTI तो कभी भी किसी के साथ नहीं चली है, कभी भी। वो हुकूमत में थी तो उनका वतीरा फिर भी गालम गलोच था, वो अपोजिशन में है फिर भी गालम गलोच। उन्होंने मुल्क के अंदर ना कोई कानून साजी की है, सिर्फ वो बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए उन्होंने किया था। अदरवाइज तो उन्होंने अवाम के लिए ना कोई कानून साजी की है, ना आइन के अंदर किसी तरमीम की बात की है। हालांकि कहते थे कि जरूरत है, किया उन्होंने कुछ भी नहीं। तो हमने तो किया है ना, हमने तो आइन दिया है। आपने कहा कि अपने अपने लिए, अपने अपने, क्या आइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने लिए दिया है? क्या 18वीं तरमीम जिसमें सूबों को खुद मुख्तारी थी, अपने लिए? हमारा तो सदर पाकिस्तान बैठा था और हम इख्तियारात पार्लियामेंट को दे रहे थे और पार्लियामेंट सूबों को दे रही थी, जिन सूबों में 3 सूबों में हमारे खिलाफ हुकूमत थी। तो इसका ये मतलब नहीं होता। पीपल्स पार्टी कमिटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, डेमोक्रेसी के साथ, और हम उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाकी पीटीआई तो निराली है। पीटीआई ना तो सियासी फोर्स है, ना पॉलिटिकली वो कभी सोचती है। वो तो एक आदमी है, वो बाहर हो तो फिर भी नाराज है, जेल में हो तो फिर भी नाराज है। उसने रियासत के साथ खेलना है, रियासत के मुफादात के साथ खेलना है। उसने कभी पाकिस्तान को डिफॉल्ट और श्रीलंका बनवाने के लिए कोशिश करनी है, कभी अमेरिका, वही अमेरिका जिसके खिलाफ साइफर लहराया जाता था, फिर उसे करारदादें पास करवाई जा रही हैं कि पाकिस्तान पे पाबंदी लगे। तो इनकी तो कोई सियासी लोग नहीं है और ना रियासत के मुफाद में कोई काम करते हैं। लेकिन अगर इनमें कोई सेन एलिमेंट है जो पॉलिटिक्स चाहता है, पॉलिटिकल और फोरम को मजबूत करना चाहता है, जमहूरियत को मजबूत करना चाहता है, उनसे गुफ्तगू शनीद अब कर रहे हैं और पार्लियामेंट्री फोरम है, वहां पे बैठे हैं। अगर वो वहां पे उसे मछली मंडी ना बनाए, गालम गलोच कम करें, अब आम के ऊपर तो लाए ना। हम तो कह रहे हैं वो भी अपना ड्राफ्ट ले आए इस पे। क्या पाकिस्तान को, ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान को अदालती इस्लाहात की जरूरत नहीं है? क्या पाकिस्तान के अंदर इंसाफ मुश्किल नहीं है? क्या एक आम आदमी इंसाफ ले सकता है? कितना सरमाया लगता है, कितना वक्त लगता है? तो क्या इसके लिए हमें अदालती इस्लाहात की जरूरत नहीं है? तो ये अवाम के लिए है जो पीपल्स पार्टी कर रही है।
और करेगी जो भी पाकिस्तान के अवाम के लिए जरूरी हो। ठीक है, आमिर साहब एक लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा ऑन लाइटर नोट, और मैं चाहूंगा उसका लाइटर ही कोई आप जवाब दीजिएगा। जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी कल गुफ्तगू कर रहे थे और कोई मिसाल वो इंग्लिश में देना चाह रहे थे, लेकिन वो फिर उर्दू में कन्वर्ट हो गई और फिर उन्होंने खुद ही कह दिया कि अब इस पर मीम्स बहुत ज्यादा बनेंगे। पहले ही बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है उन्हें उनकी उर्दू के हवाले से। नहीं, उर्दू के हवाले से तो नहीं उन्होंने की, लेकिन चले कोई बात नहीं। वैसे मैं कहता हूँ कि अब आवाम बड़ी सेंसिटिव हो गई है, हो जाता है, हो जाते हैं। वैसे बानी पाकिस्तान भी उर्दू नहीं बोल सकते थे, लेकिन हमने कुछ बिलावल साहब पे ज्यादा है। बिलावल साहब तो अच्छी उर्दू बोल लेते हैं और अंग्रेजी में उन्हें एक मलका हासिल है। तो ऐसा लीडर जो आपकी भी जुबान बोल सकता हो और दुनिया को भी की जुबान में बोल के उसे अपना मौकफ समझा सकता हो, ऐसे लीडर की जरूरत है। ऐसे की तो नहीं जो पर्चियां निकालते थे। तो मेरे ख्याल से फिर उस लीडर को मानना चाहिए। बाकी जो उन्होंने बात की वो बात ठीक है कि अगर कोई उंगली चाह रहा हो तो कभी कभी उंगली की बजाय बाजू भी मिल जाता है। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। पंजाब की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स की तैनाती का यह मामला है जो इस वक्त एक संगीन तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सूबाई हुकूमत की जानिब से भेजी गई 13 समरियों को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर हाउस के ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने इस बात की वजाहत की है कि इन समरियों को मुस्तरद करने की वजूहात सूबाई हुकूमत को फराहम कर दी गई हैं। गवर्नर पंजाब का यह कहना है कि 14 रोज़ की मुकर्रर मुद्दत मुकम्मल होने का जवाब बनाकर सूबाई हुकूमत ने तकर्रियाँ की हैं, जबकि वो सिर्फ वाइस चांसलर के लिए 3 नाम तजवीज़ कर सकते हैं। किसी एक की सिफारिश करना उनके इख्तियार में नहीं है। गवर्नर ने इस बात पर भी जोर दिया कि 6 यूनिवर्सिटियों की समरियों की 14 रोज़ा मुद्दत अभी मुकम्मल नहीं हुई, और इस हवाले से यह भी कि मज़ीद 14 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स का तकर्रर होना बाकी है। गवर्नर पंजाब का यह भी कहना है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की तकर्री मेरिट से हटकर नहीं होगी। वो मेरिट पर तकर्री को यकीनी बनाना चाहते हैं ताकि जामियात में तालीम का मयार बरकरार रहे और किसी भी किस्म की सियासी या ज़ाती सिफारिशात का अमल दखल ना हो। दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत का यह मौक़िफ़ है कि गवर्नर की जानिब से 14 रोज़ा मुद्दत में समरियों पर दस्तखत ना करने की वजह से वो मजबूर होकर वाइस चांसलर्स की तकर्रियाँ कर रही है। सूबाई हुकूमत ने हाल ही में 7 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की तकर्री का ऐलान किया है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी भी शामिल है। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह को पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर को यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर की क़यादत सौंपी गई है, जबकि प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर अहमद शुजा को यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है। ये मामला सूबे की आला तालीमी पॉलिसियों, यूनिवर्सिटीज़ की खुद मुख्तारी पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि गवर्नर पंजाब मेरिट की बात कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत कानूनी वक्त की पाबंदी का हवाला देख रही है। अब देखना यह है कि इस तनाज़े का हल क्या निकलता है और किस तरह से पंजाब की जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तकर्रियाँ की जाती हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब हम एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो कि हमारी नौजवान नस्ल की सेहत और मुस्तकबिल से मुतल्लिक है। हाल ही में पंजाब के तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ये कॉन्फ्रेंस इंसदाद मंशियात फोर्स ANF की जानिब से मुनक्किद की गई, जिसमें सूबाई सतह पर तमाम मुतल्लिका इदारों ने भरपूर शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये था कि तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के लिए ड्रग एमरजेंसी नाफिज करने के हवाले से एक मौसर हिकमत अमली मुरतब की जाए। इसके तहत कानून नाफिज करने वाले इदारों के बाहमी इश्तराक को फ़रोग़ दिया जाएगा ताकि जामे इक़दाम उठाए जा सकें। एलामिया के मुताबिक ANF मुल्क भर की जामियात को मंशियात से पाक बनाने के अज़्म के साथ साथ एक मुल्क गिर मुहिम का आगाज़ कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस में हायर एजुकेशन कमीशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, एक्साइज एंड नारकोटिक्स पंजाब, पंजाब रेंजर्स, पंजाब पुलिस, सेफ सिटी अथॉरिटी, FIA, नादरा, PC, SIR और दीगर अहम तालीमी और समाजी इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की और अपनी तजावीज़ पेश की। कॉन्फ्रेंस में ये बात भी सामने आई कि तालीमी इदारों में मंशियात की तरसील और तलबा तालिबात को इस घिनौने फेल में लगाने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन शुरू किया जाएगा। ये इकदाम हमारी नौजवान नस्ल की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो इस ख़तरनाक लानत से महफूज रह सकें। अब वक्त आ गया है कि हम इस अहम मसले को हर प्लेटफॉर्म पर उजागर करें। ड्रग एमरजेंसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं माहिर कानून बैरिस्टर मलिक सलमान असलम, जो कि इंसदाद मंशियात फोर्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। उन्होंने मैं शो में ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ये जो मुहिम अभी शुरू की गई है, इस हवाले से मैं अपडेट कीजिएगा, इस पर क्या पेशरफ्त हो रही है, क्या एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि किस तरह से अब इन तमाम चीज़ों को काउंटर किया जाएगा? बेसिकली इट स्टार्टेड विद कि
जो भी मुल्क में सूरत हाल हो गई है, तलीमी अदारों में ड्रग का रुझान इतना बढ़ गया है और वो सप्लाई भी हो रही है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो इस तमाम क्राइटेरिया को, स्टैटिस्टिक रिपोर्ट्स को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ड्रग एमरजेंसी लॉन्च कर दी है। वो ड्रग एमरजेंसी लॉन्च करने के बाद तमाम सूबों में वो पॉलिसी जो है वो भेज दी गई है कि आपने इसको इस तरह नाफिज करना है। सो पंजाब लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द इरेडिकेशन ऑफ ड्रग यूजेज, इसको हमने नाफिज किया और इसके तहत जो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है वो यहाँ तक आई है। वो पॉलिसी ये है कि स्टार्टिंग विद द यूनिवर्सिटीज़, गोइंग विद द कॉलेजेस और फिर स्कूल्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी जगह पे यूनिवर्सिटी में कोई ऑपरेशन हो रहा है या यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द कोई ऑपरेशन हो रहा है तो वहाँ अगर स्कूल है तो वहाँ नहीं हो रहा। ठीक है। यहाँ पर एक मेथडोलॉजी समझने की ज़रूरत है कि फॉर एग्जांपल माल रोड है, माल रोड पर अगर एक यूनिवर्सिटी है तो सप्लायर आकर उस यूनिवर्सिटी को भी हिट कर रहा है, कॉलेज को भी हिट कर रहा है, स्कूल को भी हिट कर रहा है। सो पॉलिसी ये है, गाइडलाइंस ये हैं कि पहले तो ये कि कॉपरेशन डेवलप की जाए तमाम इदारों के दरमियान। जिन इदारों का आपने नाम लिया उनको ऑन बोर्ड लेने का मकसद ही ये था कि आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयरिंग हो, क्योंकि इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जो फोर्स की तादाद है, देखिए पुलिस की तादाद बहुत ज्यादा है लोकली, लेकिन एएनएफ एंटी नार्कोटिक फोर्स की तादाद इतनी नहीं है। वो गली गली कॉर्नर कॉर्नर को नहीं कर सकते। उनको जरूरत है एक्साइज की, उनको जरूरत है पुलिस की और दीगर एजेंसीज की। सो इफ देयर इज द रोड और वहां पर सप्लायर मौजूद है तो वी आर गोइंग अगेंस्ट द सप्लायर। ठीक है। सप्लायर को पकड़ेंगे तो वो जो चेन है, वो जो वहां पर ड्रग सप्लाई कर रहा है उसकी टूट जाएगी। लेकिन जब बात करते हैं कि व्हाट अबाउट द कंज्यूमर, जो अंदर से डिमांड आ रही है, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में बैठा हुआ बच्चा जब उसको कॉल कर रहा है कि जी मुझे इतनी प्रोवाइड कर दो, बेसिकली इतना जो टाइम लग गया, इतना अरसा लग गया, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जो इतना अरसा लग गया उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि तलीमी अदारे हेजिटेट कर रहे थे कि हमने ऑपरेशन नहीं होने देना। तलीमी अदारे मेक श्योर कर रहे थे कि जी फोर्सेस, पुलिस वगैरह कोई अंदर नहीं आ सकता। जब हम एचईसी को कहते थे, जब एएनएफ वाले एचईसी से कहते थे कि जी आप मेक श्योर कर लें, आपकी 2022 की 2021 की पॉलिसी है कि आपने ड्रग फ्री करना है इंस्टीट्यूट्स को, तो आप भी तो कुछ करें, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब वो वाइस चांसलर से पूछते हैं कि हम क्या करें, तो वाइस चांसलर साहब कहते हैं मैं तो बेबस हूं इसके आगे, मैं कैसे रोक सकता हूं। क्योंकि या तो वो बहुत बड़े खानदानों के लोग होते हैं या ये है कि वो माफिया के लोग होते हैं। सो अब रियासत ने खुद इटसेल्फ इनिशिएटिव ले लिया है और एचईसी को ऑन बोर्ड लिया। एचईसी का रिप्रेजेंटेटिव साथ होगा जब भी इस तरह की किसी ऑपरेशन में जाया जाएगा। वहां ये होगा कि सप्लायर को पकड़ा जाएगा और कंज्यूमर को, यानी कि वो बच्चा बच्ची जो इसको यूज कर रहे हैं, शिकार हो गए, उसको पेशेंट कंसिडर किया जा रहा है। यानी कि वो मरीज है, उसको किसी ने लत लगा दी है। अब हमने करना ये है कि वी हैव टू कैच हिम, हमने उसका इलाज कराना। अगर उसको इलाज की जरूरत है तो रिहेबिलिटेशन में उसको ले जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं, उससे इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं और इंटेलिजेंस की बुनियाद पे चेन की तरफ जाते हैं। और इसमें कुछ चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा गया है। एक सबसे बड़ा जो कंसर्न था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, वो ये था कि जी व्हाट अबाउट द रेपुटेशन, व्हाट अबाउट द रेपुटेशन ऑफ अ चाइल्ड स्टूडेंट। ठीक है। तो उसमें ये हुआ कि जो बच्चा पकड़ा जाएगा या वो सामने आएगा उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उसके पेरेंट्स का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। हाँ, कोशिश की जाएगी कि इदारे का नाम भी डिस्क्लोज ना किया जाए, बट अगर वो हो भी जाए तो इट्स अगेन अ डेटरेंस क्रिएट करनी है हमने सोसाइटी में। हम हर चीज को हिडन नहीं रख सकते, इस पर सख्ती की जा रही है। जी बहुत ज्यादा। अच्छा सलमान साहब, सबसे ज्यादा कौन सी ड्रग यूज की जा रही है और उसकी क्या वजह आप समझते हैं? आइस जी, आइस क्योंकि एक एक्साइट भी करती है। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल कि मैंने सोना नहीं है, सुबह मेरा पेपर है, कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे मैं फास्ट हो जाऊँ, एनर्जी आ जाए, तो वो आइस है। ठीक है जी। आप वो एक आपको लड़का या लड़की आपको बस ऑफर करते हैं कि यार ये आप ट्राई करना शुरू करें, इससे ना आपका ज़हन ज़्यादा तेज चलेगा। वो एक दफ़ा आपको लत लग जाती है जी जी, वो अगले दिन सोता नहीं है बंदा। वो एक दिन तो काम हो जाता है, दूसरे दिन हो जाता है, लेकिन फिर उसके अंदर ब्लड जो है वो रिक्वायर करना शुरू कर देता है और वो फिर उस लत का शिकार हो जाता है। फिर ये कि हमारे यहाँ बड़ा रुझान है यहाँ पर काइंड ऑफ पार्टीज कल्चर जो कि खत्म होना चाहिए, क्योंकि पार्टी कल्चर ही है जो इस चीज को आगे बढ़ा रहा है। और ये जो एक्साइट वाली जो गोली है ये वहां पे ली जाती है। मैं इसको आगे भी क्रॉस करूंगा कि सिर्फ यहाँ तक नहीं, हमारे यहाँ कवाली नाइट्स हो जाए, हमारे यहाँ कॉन्सर्ट्स हो जाए, हमारे यहाँ कोई भी गालाज हो जाए, हर जगह ये सप्लाई हो रही है जस्ट टू एक्साइट द अदर पर्सन कि भाई स्टूडेंट्स में एक्साइटमेंट होनी चाहिए। सो इस चीज को रोकने के लिए वी आर एंटरिंग इनटू इंस्टीट्यूट्स। ठीक है। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं
फिर तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के हवाले से यकीनी तौर पर कवानीन तो मौजूद हैं, लॉ एक मौजूद है, लेकिन जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे थे जो कि रिलक्टेंट थे कि यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी की रिलक्टेंट होने की वजह से कानून कैसे हरकत में नहीं आया, ये मेरी समझ से बाहर है। बेसिकली हर इदारा एक दूसरे इदारे का एहतराम करता है। सबसे मेजर चेक जब आप यूनिवर्सिटीज़ की हद तक आते हैं ना, तो जब हमने पॉलिसी गाइडलाइंस इदारों को दी ना, तो वी हैव मेड श्योर कि हम चांसलर तक जाएं। हु इज़ द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज? गवर्नर पंजाब। गवर्नर पंजाब साहब जिम्मेदारी लें कि भाई अगर कोई इंस्टीट्यूट है वो बिठाएं इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर्स को और उन्हें कहें कि अगले हफ्ते तक मुझे आप ड्रग फ्री चाहिए सारे। अगर कहीं से कोई ड्रग मिली तो गवर्नर कैन टेक एन एक्शन। इसी तरह हमने HEC को भी कहा कि अगर कोई इदारा बाज नहीं आ रहा और वहाँ पर स्टेटिस्टिक रिपोर्ट ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, तो यू हैव अ राइट कि आप उसकी एफिलिएशन कैंसिल करें, आप उसका लाइसेंस कैंसिल करें, आप उसको नोटिस जारी करें। ये इदारों ने अब मेक श्योर करना है, लेकिन एक इदारा दूसरे इदारे का लिहाज करता है। लेकिन अब हम आ गए हैं बिल्कुल इमरजेंसी स्टेज पे। ठीक है, अब हमने सबको मिलाकर हम बिल्कुल फील्ड में उतर गए हैं। ठीक है, तो सलमान साहब अभी पहले की जो सिचुएशन थी वो भी मैं चाहूंगा कि पहले कोई क्रैकडाउन हो चुके हैं वो भी हमें बताइएगा, और अभी तक कितने कंप्लीट क्रैकडाउन जो है या इन फ्यूचर किस तरह से अब इसको परसू करने जा रहे हैं? इट स्टार्टेड ऑलमोस्ट 3 वीक्स बैक। ठीक है, पहला तो ये है कि हर इंस्टीट्यूट में अवेयरनेस दी जा रही है। अवेयरनेस कैन बी सेमिनार की शक्ल में हो सकती है, जो एंटी नार्कोटिक फोर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहाँ जा रहे हैं, पम्फलेट्स दे रहे हैं और वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं विद इन द कैंपस एंड आउटसाइड द कैंपस एज वेल। और वहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना डेटरेंस क्रिएट करना, खौफ की फिजा क्रिएट करना कि वी आर ओवर देयर, और लोगों सप्लायर को भगाना वहाँ से या पकड़ना उसको। सो अब यह है कि जहाँ हम अवेयरनेस कर रहे हैं ना, वहाँ ऐसा नहीं कि इदारे को पता नहीं है कि वहाँ क्या चल रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट, रैकी वगैरह वो सब कुछ कर लिया गया है। नाउ जहां अवेयरनेस की जाएगी वहां हो सकता है वहीं ऑपरेशन किया जा रहा हो, बिकॉज इदारों के पास इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि बंदे और कंज्यूमर वो सामने आने चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब हम वर्ड ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें एक आइडिया आता है कि जी पुलिस आएगी, फोर्स आएगी, अंदर जाएगी और वो कबर्ड तोड़ देगी, दरवाजे तोड़ देगी एंड सो ऑन। बट इस तरह का कुछ नहीं है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ करेगा, उस बंदे तक जाया जाएगा, पेशेंट है तो पेशेंट कंसिडर किया जाएगा, सप्लायर है तो अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसकी चेन को पकड़ा जाएगा। अच्छा, सप्लायर की जब हम बात कर रहे हैं, सप्लायर को अरेस्ट कर लिया गया है, फिर हम देखते हैं कि बहुत से माफियाज भी ऐसे काम कर रहे हैं कि फिर उस तरह से सजाएं नहीं हो पाती हैं, लोग बच जाते हैं। मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम क्या सजा है? बेसिकली क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल 9A में आप आ जाते हैं 100 ग्राम से नीचे है तो 2 साल से ज़्यादा, और 9B में आप आ जाते हैं तो 100 ग्राम से अगर किसी के पास ज़्यादा है तो उसको 7 साल तक हो सकती है। जब आप 9C में आ जाते हैं यानी कि 1 किलो तक किसी के पास है तो फिर उसको डेथ भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, अप टू 14 ईयर्स। ठीक है। सो मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट 1 ईयर में कंसिडरिंग एंटी नार्कोटिक फोर्स एंड कंसिडरिंग द पंजाब गवर्नमेंट की पुलिस जो है उसने 9C के बहुत ज़्यादा पर्चे दिए। 9C के पर्चे होते ही नहीं थे और नहीं होते थे, और हमारी प्रोसिक्यूशन वीक थी तो वो बंदा आता था लेकिन वो छूट जाता था। बट वी आर मेकिंग श्योर कि भाई 9C के पर्चे हों, लोग प्रोसिक्यूट हों, और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को भी इक्विप करना है, लेबॉर्टरीज को भी इक्विप करना है। अगर कोई मटेरियल पकड़ा गया है तो वो चैलेंजेबल हो जाता है कोर्ट में। तो हमने मेक श्योर करना है कि लेबॉर्टरी टेस्ट एक्यूरेट शो करे कि वो ड्रग है तो वो ड्रग ही हो, ड्रग का कुछ और फॉर्मूला ना बन जाए कि बंदा ही छूट जाए। सो ये तमाम इदारों ने मिलकर काम करना है। ठीक है। अच्छा, प्रोसिक्यूशन की कमजोरी हम हमेशा सुनते आए हैं कि बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं जब भी लोग पकड़े जाते हैं, प्रोसिक्यूशन कमजोर है। आप क्या देख रहे हैं मुलव्वस अफराद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई हुई है, इसके अलावा क्या चैलेंजेस देखने में आए कि कानून तो वहां पर मौजूद है लेकिन पुलिस की बात कर लें या किसी भी इदारे की बात कर लें जिसने उस मुजरिम को पकड़ा है, क्या कोई ऐसे कानूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है इन तमाम डिपार्टमेंट्स को भी? देखें, सब मेजर जो टास्क है ना वो प्रोसिक्यूशन का, प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है वो मजबूत से मजबूत रखना होता है। पहले तो ये कि जो ऑपरेशन कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अब ऑपरेशंस को ना टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाना चाहिए। एक तो ये कि जैसे अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है पुलिस को कि अगर कोई भी आपने रेड करनी है तो यू हैव टू अटैच द कैमरा विद योर यूनिफॉर्म। सो ये तमाम फोर्सेस पे लागू हो जाना चाहिए। जब आप वीडियो बेस्ड ऑपरेशंस किया करेंगे, वो रिकॉर्डिंग हुआ करेगी तो कोई फेक वाला जो एक मामला है वो खत्म हो जाएगा, जो कि पुलिस पर भी हम देखते हैं कि बाद में काउंटर कर दी। यही चीज अब तमाम फोर्सेस को करना पड़ेगा, स्पेशली टॉकिंग अबाउट ड्रग्स
एंटी नारकोटिक फोर्स या कोई भी फोर्स जब मैदान में उतरे तो उसको उसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। अब वो लेकर आते हैं मटेरियल, लेट से कोई भी मटेरियल मिल गया, अब मटेरियल का सबसे पहला टास्क है कि उसकी लेबोरेटरी टेस्टिंग होनी है। हमें अपनी लेबोरेटरीज को इक्विप्ड करना पड़ेगा। अगर लेबोरेटरीज का फुकदान रहेगा तो हम कभी भी अपना केस प्रूव नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट कम्स प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन में एक तो तादाद बड़ी कम होती है वकीलों की, फिर ये कि उनकी प्रोसिक्यूशन से प्रोसिक्यूटर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्या हम इंटरनेशनल मेरिट्स को फॉलो कर रहे हैं? हमने वही एक रवायती वकालत शुरू की हुई है, लेकिन प्रोसिक्यूशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। रियासत का जो केस होता है वो प्रोसिक्यूटर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर रियासत चाहती है कि वो डेटरेंस क्रिएट करे, वो उसको सलाखों के पीछे डाले, तो उसको अपने प्रोसिक्यूशन में मजबूत होना पड़ेगा। और प्रोसिक्यूशन में केस को मजबूत करने के लिए लेबोरेटरी टेस्ट बड़ा जरूरी है। एक ये कि जो ऑपरेशन हुआ उसका एक्यूरेट होना बड़ा जरूरी है। एंड मोर ओवर आप ये कंसिडर करें कि जब दूसरी साइड से, मैं आपको अब अदालती हालात भी बता दूं कि जब हमारे अदालत में एक साइड से बड़े बड़े वकील आ जाते हैं मुजरिम की साइड से, और एक साइड से प्रोसिक्यूटर आ जाता है बेचारा सा, हालांकि वो रियासत का रिप्रेजेंटेटिव है उधर, तो उधर मेक श्योर करना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के पीछे रियासत पूरी तरह से खड़ी भी ना हो, चीजें मैनिपुलेट ना हो सके, जो क्योंकि दूसरी वो उनके पास तो इजी मनी है। बिकॉज क्या चीज ने उनको इस जाने पर ट्रैक किया था, दैट वाज इजी मनी, एंड इजी मनी हैव बिग पीपल ओवर देयर। सो उसका मुकाबला करने के लिए रियासत को खड़ा होना पड़ा। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, अनफॉर्चुनेटली अब ये जो प्रॉब्लम है नार्कोटिक्स वाली, ये हम देख रहे हैं कि हमारे स्कूल्स तक भी पहुंच चुकी है। यूनिवर्सिटी से शुरू हुई, कॉलेजेस तक आई, और अब स्कूल में भी ये हो चुका है। तो जो स्कूल इंतजामिया है या जो तमाम स्कूल्स हैं, उनके साथ भी इसी तरह से मिलकर ऑपरेशन किए जाएंगे? जी बिल्कुल, तकरीबन आप लगा लें कि अक्टूबर या नवंबर तक यूनिवर्सिटी का फेज है, उसके बाद कॉलेजेस और स्कूल्स है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी इग्नोर है या किसी को हमने कहा है कि जी आप अभी नहीं 4 महीने बाद देखेंगे आपको, बिकॉज वी आर गोइंग आफ्टर सप्लाईज, हम तो हर किसी के पीछे हैं। मैंने आपको जैसे कहा कि रिलक्टेंस जो है ना वो तमाम इदारों की तरफ से, जितना बड़ा स्कूल का नाम है उतनी उसकी रिलक्टेंस है, लेकिन जितना बड़ा स्कूल का नाम है उतना ही वहां पे ये प्रॉब्लम है। सो अब जो है ड्रग इमरजेंसी लॉन्च करने का मतलब ही ये है कि तमाम रियासती इदारे, गवर्नमेंट फौज सारे ऑन बोर्ड हैं, एंड वी आर गोइंग अगेंस्ट एनी ब्रांड। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर कानून मलिक सलमान असलम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और ये जो कानून साजी अब हम देख रहे हैं कि ये की जा रही हैं, और हुकूमती जो हिकमत अमली हैं ये बनाई जा रही हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, ये बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है हुकूमत का, और ये वक्त की ज़रूरत भी थी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है। मौसम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और महकमा मौसमियात की जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि मगरबी हवाओं का जो सिलसिला है वो 26 सितंबर से मुल्क के बाला इलाकों में दाखिल होने जा रहा है, और इसके नतीजे में इस्लामाबाद में 26 और 27 सितंबर को अच्छी बारिश की तवक्को है। बारिशों से दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई होगी, जो कि गर्मी से परेशान शहरियों के लिए खुशगवार खबर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बालाई वस्ती इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान चतराल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, बटग्राम, मानसेरा, एबटाबाद, पेशावर, नौशहरा और मर्दान समेत जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश का इम्कान है। इसके साथ साथ रावलपिंडी की हम बात करें, मरी है, गिलियात है, जेलम है, मंडी बहाउद्दीन है, गुजरांवाला है, इन दीगर मकामात पर भी यही बताया जा रहा है कि 27 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान बारिश की अब पेशगोई कर दी गई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने मैं ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के हवाले से। मैं जानना चाहूँगा कि जो मौसमी सूरत हाल है अभी किस तरह से तब्दील होने वाली है, जो गर्मी का जोर है क्या वो टूटने लगा है? जी बहुत शुक्रिया। जैसे आपने तफसील तो बता दी है कि जो एडवाइजरी 3-4 दिन पहले इशू कर दी गई थी, उसमें यही था कि 26 से इम्कान है पंजाब के बेशतर इलाकों में, यानी वस्ती पंजाब से ऊपर वस्ती पंजाब और बालाई पंजाब, नीचे जनूब में तो नहीं है, और वस्ती पंजाब हो गया, बालाई पंजाब हो गया, इसी तरह से केपी के बेशतर इलाके और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, इन तमाम एरियाज़ में 2 दिन का स्पेल है। हो सकता है कुछ जगहों में 26 की कोई हो जाए, इस्लामाबाद और गिरद नवाब पैरा में कोई हल्की से दरमियानी बारिश, लेकिन ज़्यादा इम्कान वही 26 की रात से फिर आगे है, 27 और 28 दोनों दिन। तो 26 की रात से लेके आप कह सकते हैं 28 की सुबह या दोपहर तक ये स्पेल है, और कहीं कहीं मॉडरेट बारिश है और किसी किसी जगह पर तेज़ स्पेल भी है। इस्लामाबाद और गिरद नवाब में तेज़ स्पेल हो सकता है। इसी तरह से केपी के जो इलाके उधर लगते हैं, वेस्टर्न केपी कह रहे हैं आप, और वेस्टर्न केपी, और फिर गिलगित बल्तिस्तान, उन तमाम एरियाज़ में है ये स्पेल, अच्छा स्पेल है 2 दिन का।
तो जाहिर है कि अब सितंबर के बिल्कुल आखिरी अयाम होंगे, तो इसके बाद फिर ग्रेजुअली इस स्पेल के नतीजे में सर्दी, बिलखुसूस रात की सर्दी बढ़ जाएगी शुमाली इलाका जात में, जो पहाड़ी इलाके हैं आपके उनमें। जी ठीक है। अच्छा, जिस तरह से बालाई इलाकों का भी बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, नदी नालों में भी तुग़यानी का खतरा पैदा हो सकता है, तो जो टूरिस्ट हैं उनके लिए क्या एडवाइजरी है? देखिए, जाहिर है कि ये वीकेंड ही है, मेरे ख्याल में 27-28 दोनों दिन वीकेंड के दिन ही पड़ते हैं, तो इसमें तो वो अवॉइड ही करें कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने से गुरेज करें। टूरिस्ट को हम यही एडवाइस करेंगे, और उस एडवाइजरी में भी लिखा गया है कि चूँकि पहाड़ों पर आपको पता है कि जब थोड़ा सा तेज़ स्पेल बारिश का होता है तो फिर अचानक पानी रेलों की सूरत में, फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में आता है नीचे आबादियों में, तो वो फिर खासी रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, और इस तरह से दूसरी इस तरह की अनटूवर्ड सिचुएशन हो जाती है। तो इस वीकेंड पे तो अवॉइड ही करें तो सही है, और अगर जाएं भी तो फिर फोरकास्ट को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपना प्लान करें। और 2 दिन का स्पेल है, इतना बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग करने वाला नहीं है, फिर इस वीकेंड के बाद अगले दिनों में वो जा सकते हैं, वो ड्राई वेदर होगा। ठीक है, लेकिन सरफराज साहब, सितंबर के आखिरी इस हफ्ते को हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये गर्मी का जो एक जोर है उसका भी आखिरी हफ्ता होगा, इसके बाद मौसम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सर्दियों की तरफ तो नहीं, मेरा ख्याल है इट्स टू अर्ली, बट मौसम काफ़ी बेहतर हो सकता है। जी, बेहतर हो जाएगा। देखिए, अक्टूबर का महीना खासकर मैदानी इलाकों में ना, जैसे आपका साउथ पंजाब है, फिर सिंध और बिलखुसूस कराची, इन तमाम एरियाज़ में तो अक्टूबर दोबारा से एक तरह से गर्म होता है, यानी दिन में तेज़ धूप होती है, लेकिन रात की से ना मौसम बेहतर हो जाता है, रात में खुनकी हो जाती है हल्की फुल्की। तो जाहिर है जब बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी वहाँ उन एरियाज़ में, शुमाली इलाका जात में, तो वहाँ तो सर्दी बढ़ जाएगी 1 आध हफ्ते के लिए, लेकिन फिर दिन में तो इतनी नहीं, लेकिन रात की खुनकी एक तरह से बढ़ जाएगी। और बाकायदा सर्दी तो आपको पता है नवंबर में ही शुरू होती है। हाँ, ये है कि उन इलाकों में कोई और अगला स्पेल आता है बारिश का, तो फिर जाहिर है कि उसके नतीजे में फिर जो अगले उससे मुतसिल चंद दिन होते हैं उसमें सर्दी बढ़ जाती है। ठीक है, और हमारे किसान भाइयों के लिए भी थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा, ये बारिशें ज़राअत के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित होंगी? मुख्तलिफ फसलों की पैदावार की जब अगर हम बात करें, उसमें कोई बेहतरी हो सकती है? देखिए, जो केपी में आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो ज़्यादातर इलाके वो है ना कि जो बारानी उस पर ही ज़राअत होती है, वहाँ पर बारान उस मतलब रेन फेड एग्रीकल्चर ही होती है जी। तो अब अगर इस वक्त अमूमन ये होता है कि मकई की वहाँ जो फसल होती है उसकी एक तरह से हार्वेस्टिंग हो रही होती है इस सीज़न में, तो वो अकॉर्डिंगली फिर मैनेज करें। ज़ाहिर है जो अगर तेज़ बारिश हो जाती है तो जो उनकी कटी हुई फसल होती है या कटने के करीब होती है तो उसको नुकसान होता है, खासकर जब आंधी वांधी चले, तो इस हिसाब से तो वो उस तरीके से फिर मैनेज करें अपने आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ शेयर करते हैं गैर मामूली वाक़या, जिसमें गुजरावाला की बहादुर ख़वातीन ने अपनी हाजिर दिमागी और जुर्रतमंदी से एक डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। ये वाक़या पेश आया गुजरावाला के इलाके नौशहरा विरका में, जहाँ 21 सितंबर को 2 ख़वातीन ने अपनी जान पर खेलकर मुसल्ला डाकू की कोशिशों को नाकाम बना दिया। न्यूज़ की स्क्रीन पर आप ये मनासिर भी इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ATM रूम में मौजूद CCTV फुटेज में हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही ये ख़वातीन पैसे निकालने के लिए ATM रूम में दाखिल हुई, उनके पीछे एक मुसल्ला मुलजिम भी दाखिल हो गया। मुलजिम ने ख़वातीन से रकम छीनने की कोशिश की, उनसे बदतमीज़ी भी की, लेकिन इन ख़वातीन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मुलजिम को ना सिर्फ रोकने की कोशिश की बल्कि उस पर झपट पड़ी, और ये बात शायद मुलजिम की तवक्कुआत के बरक्स थी, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है और यकीनी तौर पर हमें इस तरह के किसी भी इक़दाम से पहले सोचना भी चाहिए, ख्याल भी रखना है। मुलजिम ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन इन बहादुर ख़वातीन ने पीछे हटने के बजाय शोर मचाना शुरू कर दिया और मुलजिम का ताक़ुब किया। उनकी चीखों पुकार ने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की तवज्जो हासिल की और देखते ही देखते बहुत से शहरी वहाँ इकट्ठे हो गए। इन ख़वातीन की हिम्मत और अवाम के ताबुन से मुलजिम को काबू भी कर लिया गया, पुलिस के भी हवाले कर दिया गया और पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया। और सोशल मीडिया पर हमने देखा कि वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। कुछ लोग ख़वातीन की बहादुरी की भी तारीफ़ कर रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एहतियात करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स होते हैं वो तो सर पर मौत का कफन बांध कर घूम रहे होते हैं, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें इनके साथ डील भी बड़ी अक्लमंदी के साथ करना है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।